अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत की एपिसोड नंबर 5 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब सोयम, आसेब कार, किस नंबर 5। कुछ जख्म नासूर होते हैं, वो कभी नहीं भरते, उनकी कोई मरहम पट्टी नहीं होती। ऐसे जख्म बस हमें तकलीफ पहुंचाते हैं क्योंकि वो आसेबकार होते हैं। उनका काम यही होता है, तकलीफ पहुंचाना, और आसेबकारों में सबसे बड़ा आसेबकार नाकाम मोहब्बत है। मिराजुद्दीन को गुजरे 5 दिन हो चुके थे। पहले 3 दिन खाना मोहल्ले वालों की तरफ से आता रहा। इसके बाद खामोशी छा गई। चूल्हा कई दिनों से बंद था। कभी कोई मोहल्ले वाली सालन की प्याली भेज देती, कभी कोई चावलों की प्लेट। अम्मा अकेली रह गई थी। मिराजुद्दीन का यूं अचानक कुछ कहे सुने बिना चले जाना इन्हें तोड़ गया था। जबकि फजर को तो लग रहा था जैसे ये एक बुरा ख्वाब था, ये इसकी दुनिया थी ही नहीं। ऐसा बुरा ख्वाब जो खत्म ही नहीं हो रहा था। वो बिस्तर पर चुत लेती थी, दोनों हाथ सीने पर सजाए वो छत से लटकता पंखा देख रही थी। कोहरे जैसे जाड़े में गर्म बिस्तर इसे जहां सुकून बख्श रहा था, वहीं अम्मा की दी गई चोट बेतरह दुखती थी। कोई मरहम नहीं था, कोई पट्टी नहीं थी, कोई इस गम में इसका साथी नहीं था। इसने तो अरसल के अलावा कोई दोस्त, कोई साथी बनाया ही नहीं था। इसने कभी सोचा ही नहीं था इसे अरसल के अलावा किसी की जरूरत पड़ेगी। वो यूं ही खाली खाली नजरों से पंखे को घूरती रही जब तकिए से नीचे रखा फोन थरथराने लगा। वो अचानक ख्यालों से बाहर आई। इसका फोन पिछले 5 दिनों से बंद था। आज ही इसने फोन चार्ज किया था। तकिए के नीचे रखा फोन उठाने के लिए जरा सी करवट ली तो दर्द की तीस पूरे जिस्म में फैल गई। वो बिलबिला उठी। चेहरे के खूबसूरत नकोश में तकलीफ फैल गई। इसने वो मुश्किल करवट ली और घुटने सुकेड़कर सीने से लगा लिए। आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी। और फिर फोन उठाकर देखा तो नरगिसी आदमी लिखा चमक रहा था। ये इसका क्लास फेलो सफदर था, इसका प्रोजेक्ट पार्टनर। हेलो। तकलीफ पर काबू पाते हुए हौले से बोली, मोहतरमा तुम्हें शौक होगा फेल होने का, मुझे नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा प्रोजेक्ट सब पीछे है। कहाँ हो तुम? गुस्से भरी आवाज उभरी और कोई ख्वाब सा टूट गया। तुम्हें तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना था ना। ऐसे बना जाता है डिजाइनर? वो शदीद गुस्सा था। पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें गायब हुए। तुम्हें अंदाजा है मेरा कितना नुकसान हुआ है? वो पिछले 7 दिनों की भड़ास निकाल रहा था। वो कुछ ना बोली, बोलने को कुछ था ही नहीं। तुम सुन रही हो? हाँ, वो बस इतना ही कह पाई। मुझे यकीन नहीं होता ये तुम हो फजर। तुम इतनी लापरवाह कब से हो गई हो? वो बेबसी से बोला, जबकि फजर यूं ही लेटी होंठ कुचलती रही। मैं आ रही हूँ। वो बिना इसका जवाब सुने फोन बंद कर चुकी थी। और फिर जिस्म से उठती तकलीफ पर काबू पाते उठ खड़ी हुई। वो अरसल के लिए अपना ख्वाब छोड़ देने को तैयार थी, पर वो अब नहीं था तो ख्वाब सही, उसे अब ख्वाब ही पूरा करना था। वो बिस्तर से उठी, बाल जोड़े में बांध लिए, बेड पर बैठते झुककर बंद जूते पहनने लगी तो मुंह से दर्द की कराह निकल गई। इसकी कमर, इसकी हड्डियां बिलबिला रही थी। तकलीफ को दबाते वो जूते पहनकर चादर लपेटती, बैग उठाए कमरे से बाहर निकल आई। अब इसे फर्क नहीं पड़ता था वो कैसी दिखती थी। वो जिसके ख्यालों से खुद को सजाती थी वो अब नहीं था। बाहर ना हमवार सहन में चटाई बिछाए अम्मा मोहल्ले की चंद औरतों के साथ गुठलियां पड़ रही थी। देख, बाप की मौत के बाद आज फजर नजर आई है। इसे देख कर ही तबसरा किया गया। अम्मा सुन चुकी थी पर यूं ही बैठी रही। वो जैसे फजर के सारे ताल्लुक तोड़ चुकी थी, जैसे वो उसकी बेटी थी ही नहीं। फजर ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। इस घर से, इस मोहल्ले से इनका इसे निकलना था, और इसीलिए जरूरी था कि वो अपने ख्वाब को पूरा करती जो इसने खुशी खुशी देखा था। शायद ऐसे ही तकलीफ में कुछ कमी आ जाती। वो तेज से चलती घर का टूटा फूटा गेट खोलकर बाहर निकल गई। आज धूप निकली थी लेकिन सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी, क्योंकि धूप के साथ साथ ठंडी हवा चल रही थी। वो किसी रोबोट की तरह चलती जा रही थी। गली से गुजरते मोहल्ले के चंद लोगों ने इसे तरहम भरी नजरों से देखा। वो इन नजरों से वाकिफ थी और इसे ये नजरें गोली की तरह चुभती थी। इसे इन नजरों से खुद को छुड़ाना था। इसे यतीम मस्कीन नामी अनवान से बाहर निकलना था, और इसके लिए जरूरी था वो किया जाता जो इसने सोच रखा था। तुम्हें क्या लगता है, बेटी होगी या बेटा?
जोसेफ ने पहलू में उसके सीने से सर टिकाए बैठी अफक से पूछा। जोसेफ पुरजोश था। वो भी खुश थी, लेकिन एक पछतावा था जो पीछा नहीं छोड़ता था। माँ बाप को छोड़ देने का पछतावा। लेकिन वो जोसेफ के सामने जाहिर नहीं करती थी। वो इसे बहुत खुश रख रहा था। वो जिस कदर उससे मोहब्बत करता था, कभी कभी अफक को खुद पर रश्क आता था। लेकिन क्या एक मोहब्बत काफ़ी थी? जोसेफ दोनों बीवियों में इंसाफ की पूरी कोशिश करता था। इसने अपने बाप का प्रोडक्शन हाउस संभाल लिया था, क्योंकि हाल ही में इनका इंतकाल हुआ था और सारी जिम्मेदारी अब जोसेफ पर थी। वो 3 दिन अगर अफक के पास होता तो 2 दिन अपनी पहली बीवी को लाजमी देता और बाकी दिन काम में बिता देता। जो भी होगा हमारा होगा, इसने अफक की हथेली लबों से लगाई। वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन साथी थे, दोनों अपने अकायद पर कायम थे। जोसेफ चर्च जाता तो अफक भी अपनी नमाजों को पूरा करने की कोशिश करती। मुझे लगता है बेटा होगा, कत्थई आंखों वाली अफक को पूरा यकीन था। अच्छा फिर? वो इसके दिमाग में चलती सोचे जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे वली नाम बहुत अच्छा लगता है, हम इसका नाम वली रख सकते हैं। वो घबरा भी रही थी कि कहीं जोसेफ इस नाम पर एतराज ना करे। वो इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मुझे विलियम नाम बहुत पसंद है, वो हौले से बोला, जबकि अफक गहरी सोच में पड़ गई। विलियम वली? कुछ देर बाद वो सोचते हुए बोली, विलियम वली कैसा रहेगा? अब वो सीने से सर उठाए सवालिया नजरों से जोसेफ के दिलकश चेहरे को देख रही थी। जोसेफ ने आंखें खोलकर अफक को देखा। इसकी आंखों में जलते जुगनू इस वक्त भले लगे। इन्हें नोच लेने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, हम विलियम वली रख लेंगे। विलियम वली जोसेफ। वो जरा सा झुककर इसके पेशानी पर बोसा देते बोला तो अफक को अपने अंदर एक नरम गरम सी तासीर उतरती महसूस हुई। इस पर वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की थी जिसके पास इसकी मोहब्बत थी। मोहब्बत भी जोसेफ पीटरसन जैसे शख्स की। वो डिपार्टमेंट में सफदर के साथ बैठी थी और सफदर हैरत से फजर को देखे जा रहा था। ये वो फजर तो नहीं थी जिसकी एक नज़र हलचल मचा देती थी। सफ़ेद सोग में लिपटी चादर लिए ये फजर मेराज जाने कौन थी? सिर्फ सफदर ही नहीं, बाकी क्लास फेलोज भी इसे देखकर हैरान हुए थे। वो एक हफ्ता गायब रही थी और जब वापस लौटी तो बिल्कुल बदल गई। तुम ठीक हो? वो अब परेशानी से पूछने लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो बस इतना ही कह पाई। घर में सब ठीक है ना? कुछ गलत तो था? वो ठीक नहीं लग रही थी। अब्बा नहीं रहे, आम से लहजे में कहती फजर सफदर को साकत कर गई थी। वो अब फ़ोन निकाले सोशल मीडिया देख रही थी, जैसे इसे फ़र्क ही न पड़ता हो। अरसल को इसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, यहाँ तक कि इसने अपना नंबर भी बदल लिया था। यूनिवर्सिटी आते हुए वो नई सिम लाई थी। माजरत, मुझे पता नहीं था, वो अब पेशेमानी से कहने लगा, जबकि नज़रें फजर के चेहरे पर जमी थी। जिस सैड सपाट था उसका बाप मर गया था, अब पता चला था इसकी हालत ऐसी क्यों थी। माजरत की ज़रूरत नहीं है, नरगिसी आदमी, उनका वक्त आ गया था। हर एक का वक्त आना है। कितना आम सा लहजा था, जैसे मरने वाला उसका नहीं किसी और का बाप हो। कई लम्हे खामोशी छाई रही। सफदर को समझ ना आया क्या बोले। फजर पहले भी किसी को मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन हंसना मुस्कुराना और लड़कों के दिल पर बिजली गिराना इसे खूब आता था। पर अब तो वो हंसना जैसे भूल ही गई थी। आखिर आज आखिरी दिन है, सब अपना प्रोजेक्ट आइडिया पेश करने वाले हैं। सब रेडी हैं? तुम बताओ हम क्या पेश करेंगे? मेरे दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। अगर आज हमने आइडिया नहीं पेश किया तो हमारा साल ज़ाया हो सकता है। वो परेशान था। उनकी यूनिवर्सिटी मुल्क की महंगी तरीन और मशहूर यूनिवर्सिटी थी, और इस बार वो मुल्क के नामवर डिज़ाइनर्स को चेवरी के तौर पर बुला रहे थे। ये एक सुनहरी मौका था स्टूडेंट्स के पास कि वो अपना टैलेंट दिखाते और बदले में उन्हें चुन लिया जाता। वो सीधा किसी बड़ी फैशन डिज़ाइनर कंपनी का हिस्सा बन सकते थे। सफदर परेशान था कि मोबाइल स्क्रीन पर फिसलती फजर की उंगलियां साकत हो गई। वो अरसल था, अरसल बुरहान गिरदेजी, अपने बाप के साथ खड़ा था। उसकी कल मंगनी हुई थी, और जिस बड़े पैमाने पर मंगनी की रसूमात अदा की गई थी, वो खबर पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। उसका हाथ कांप उठा। महबूब को किसी और का होते देखना सबसे दर्दनाक लम्हा होता है। दिल सुकड़ कर फैला था। वह यूं ही खाली खाली नज़रों से मुस्कुराते अरसल को देखती रही। उसके नाम की अंगूठी फजर को पहननी थी, उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना था। इसे लग रहा था सब ठीक हो गया था। अरसल आया और चला गया। वो विलियम से निकाह करके सबको तकलीफ पहुंचाकर अपना बदला ले चुकी थी।
लेकिन ये कौन सी तकलीफ थी जो उसे सांस नहीं लेने दे रही थी। वो भूल गई थी आसेब कार इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। वो यूं ही देखे गई, सफदर कुछ कह रहा था लेकिन सुनाई कहाँ दे रहा था। उसकी समात में अरसल के तमाम वादे गूंज गए। अगर मंगनी ऐसी थी तो शादी कैसी होगी। लोग सताइश से तबसरे कर रहे थे। उसकी दुल्हन तो फजर को बनना था, तो क्या वो किसी और लड़की के साथ वो सारे लम्हा जिएगा जो उसे जीने थे। आंखें फिर से नम होने लगी। क्या देख रही हो फोन में? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ फजर। फजर। सफदर ने इसका फोन झपटा और वो जैसे किसी ट्रांस से निकली। अपने सामने बैठे सफदर को देखा। बताओ क्या करेंगे हम आज, कोई आइडिया दो। कई लम्हे वो परेशान से सफदर को देखती रही और फिर बेसाख्ता बोली, ब्राइडल गाउन। वो हौले से बड़बड़ाई, क्या ब्राइडल गाउन? यह आइडिया बहुत पुराना हो चुका है फजर, कोई हमें देखेगा भी नहीं। वो मायूस हुआ। कम अज कम इसे फजर से इतने आम और बेसिक आइडिया की तवक्को नहीं थी। सब हमें ही देखेंगे। वो सीधी होकर बैठी, गर्दन अकड़ गई, थोड़ी ऊंची की। आंखों में अज़्म था, दुनिया जीत लेने का अज़्म। अरसुल बुरहान गिरदेजी से ज़्यादा ऊंचाइयां छूने का अज़्म। सफदर को एक लम्हे के लिए वो पुरानी फजर महराज लगी, आग लगा देने वाली फजर महराज। आंखों में आई नमी वो अंदर पी गई थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है फजर? वो थोड़ा सा इसकी जानिब झुकते हुए राजदाराना अंदाज में पूछने लगा। फजर ने किन अखियों से इसे देखा और फिर मेज़ पर रखे बैग से अपनी स्केचबुक और पेंसिल निकाली। अब वो खाली सफ़े पर तेज़ी से कुछ स्केच कर रही थी, जबकि सफदर भवें सुकेड़े से इसके तेज़ी से चलते हाथों को देख रहा था। इसके ख्वाबों का महल टूट गया था, कांच बिखरा पड़ा था जो तकलीफ ज़दा था, और इसे अब इसी टूटे कांच से एक नया ख्वाब बुनना था। वो ख्वाब जिसे सिर्फ वो नहीं बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया देखती, पूरी दुनिया जीती। ये 2 दिन बाद की बात थी। जॉर्ज वापस चला गया था, जबकि नैन्सी अभी छुट्टियों पर थी। विलियम प्रैक्टिस के लिए गया था, जबकि वो दोनों निसाह के कमरे में थे। क्रिसमस आने वाली थी और जॉर्ज क्रिसमस पर वापस आ जाता। वो और निसाह आने वाले क्रिसमस की प्लानिंग कर रही थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। निसाह की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला। सोफ़ी सोफ़ी दरवाजे पर खड़ी थी। मिस्टर जोसेफ आपको बुला रहे हैं। नैन्सी को मिस्टर जोसेफ का बुलावा देकर सोफी वापस पलट गई, जबकि नैन्सी का दिल डूब कर उभरा। इसने बेसाख्ता 19 साला निसा को देखा, जो पहले ही उसे देख रही थी। सुनहरी बालों वाली नैन्सी जान गई थी इसे क्यों तलब किया गया था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। निसा ने नरमी से इसका हाथ थामा। नैन्सी ज़बरदस्ती मुस्कुराई और फिर उठकर खड़ी हुई। अब इसका रुख मिस्टर जोसेफ के कमरे की तरफ जानिब था। किसी को उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो लाउंज में ही ज़रूरी बातें कर लेते थे, पर अगर बात हद दर्जा अहम होती तो फिर मिस्टर जोसेफ के कमरे में मीटिंग होती। कुछ देर बाद नैन्सी उनके कमरे से बाहर खड़ी थी। धड़कते दिल पर काबू पाते इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मिस्टर जोसेफ की आवाज़ उभरी तो नैन्सी ने इधर धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। वो कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हो गई। मिस्टर जोसेफ का कमरा खुला और आरामदा था। कमरे में रखे फर्नीचर का रंग स्याह था, पर्दे सुरमई थे, वो दीवारों का रंग हल्का सुरमई था। वो बेड के मुखालिफ दीवार के सामने खड़े थे। नैन्सी की जानिब उनकी पुश्त थी। दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें टंगी थीं, बच्चों की बचपन की तस्वीरें। नैन्सी की माँ बाप के साथ इसके बचपन की तस्वीरें भी थीं। वो इसे ही देख रहे थे। आपने बुलाया अंकल? वो अब सर झुकाए अदब से खड़ी थी। मिस्टर जोसेफ इसकी आवाज़ पर पलटे। स्याह ड्रेस पैंट में मलबूस मिस्टर जोसेफ इस वक्त कमरे की शान बढ़ा रहे थे। जेबों में हाथ डाले वो यूं ही खड़े नैन्सी को देख रहे थे, फिर दीवार के साथ रखे 2 सिंगल सोफों में एक पर बैठ गए। सोफे का रंग स्याह था। वो दोनों सोफों के दरमियान रखा मेज गहरा सुरमई था, जिस पर इस वक्त एक मुश्तल रखी मशाल रखी जल रही थी। आओ नैन्सी, बैठो। उन्होंने नर्म लहजे में नैन्सी को पुकारा तो नैन्सी इस बात में सर हिलाते ही कदम कदम चलती उनके सामने वाले सोफे पर टिक गई। सर उठाकर उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराई। बदले में वो भी मुस्कुरा दिए। कैसी तबीयत है अब? वो सोफे के पुष्ट टिकाए बैठे, टांग पर टांग जमाए। इस वक्त वो हर खूबसूरती को मात देने की सलाहियत रखते थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो अब खुद पर काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। मिस्टर जोसेफ ने एक नज़र अपने सामने बैठी नैन्सी को देखा। ढीले ढाले से ऊनी ट्राउजर शर्ट में बालों की ऊंची पोनी टेल किए वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। नैन्सी के सवाल पर उन्होंने हौले से सर इस बात में हिलाया, मुझे जॉर्ज ने बताया लंदन में जो भी हुआ। वो नर्म लहजे में बोले तो नैन्सी को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। चेहरे पर सुर्खी छा गई, पलकें झुक गई।
नैन्सी, तुम मुझे इतनी ही अजीज हो जितनी कि निसा। तुम जानती हो ना। जी जी जी। वो अब बेचैनी से हाथ मसलने लगी। हथेलियों में पसीना उतर आया। जो वो सोचती थी कि अगर अहमद मान गया तो मिस्टर जोसेफ से वो अपनी मोहब्बत और हक के लिए लड़ेगी। इसे अब एहसास हुआ था इनसे लड़ना तो दूर बात करना ही रूह फरसा था। नैन्सी, तुम अभी छोटी हो। बहुत सारे लोग जिंदगी में आएंगे। बहुत सारे रिश्ते बनेंगे। हर रिश्ते को लेकर यूं संजीदा होना शुरू हो गई तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो अब इसे समझाने लगे। नैन्सी मशाल पर नजरें जमाए इन्हें सुनती रही। वो अब उठ खड़े हुए और फिर कमरे में इस ताजा जहाज साइज खिड़की में जा खड़े हुए हैं। हाथ बढ़ाकर पर्दा खींच दिया। ग्लास विंडो बाहर से मॉरीफील्ड में उतरती शाम वाज़ेह थी। चारों जाने बस सफेद बर्फ थी। मूव ऑन करो नैन्सी। मैं नहीं चाहता तुम किसी अनजान शख्स के लिए अपना मुस्तकबिल और मेरी इज्जत दांव पर लगाओ। इस बात इस बार इनका लहजा थोड़ा हुक्मिया था। नैन्सी ने चौंक कर इन्हें देखा। वो अब जेबों में हाथ डाले खड़े थे। नैन्सी इन्हें देखती रही। समझ ना आया वो क्या कहना चाहते हैं। आपकी इज्जत? मैं समझी नहीं। वो हाले से बड़बड़ाते खड़ी हुई। वैसे जोसेफ खड़े थे। वो कैसे बैठी रह सकती थी? तुम लंदन में बेहोश हुई एक ब्रेकअप की वजह से। अगर ये सब यहाँ एडनबरा में हुआ होता और मीडिया को भनक भी पड़ जाती तो जानती हो क्या होता। इनका लहजा हद दर्जा संजीदा था। नैन्सी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। अंकल, इसने मिस्टर जोसेफ को बेसाख्ता पुकारा। तुम मुझे अजीज हो नैन्सी, और मैं चाहता हूँ तुम मोहब्बत जैसी फजूलियात पर फिलवक्त ध्यान न दो। अपना करियर बनाओ। तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़कों की लाइन लग जाएगी। वो जैसे हुक्म दे रहे थे। नैन्सी को समझ ना आया क्या बोले। इस बार क्रिसमस पार्टी जोसेफ पैलेस में मुनक्कद होगी। बहुत सारे मेहमान आएंगे। तुम नई दोस्त बनाओ। इस लड़के को भूल जाओ। अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो लंदन मत जाओ। यहाँ एडनबरा में ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नैन्सी तो साकत रह गई थी। यह उनका फैसला था। वो नैन्सी की कम उम्र की मोहब्बत पर यकीन नहीं करते थे। इनके लिए खानदान की इज्जत और हुर्मत हर जज्बे से बढ़कर थी। यकीनन वो अभी ये नहीं जानते थे कि वो लड़का मुसलमान था और नैन्सी के से उम्र में काफ़ी बड़ा था, वरना गज़ब हो जाता। मैं लंदन ज़रूर जाऊंगी, पर कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका ना मिले। वो संजीदा लहजे में बोली तो मिस्टर जोसेफ ने पलट कर इसे देखा। इनके सामने खड़ी नैन्सी इस वक्त मुतजाद कैफियत के जेर असर थी। ठीक है, ज़रूर जाओ, पर जाने से पहले मेरी एक शर्त है। इस बार चौंकने की बारी नैन्सी की थी। मेरे दोस्त अल्बर्ट को जानती हो? वो सवालिया नज़रों से इसे देखे गए। नहीं। नैन्सी ने नफ़ी में से गर्दन हिलाई। अल्बर्ट मेरा बचपन का दोस्त है। एक कामयाब डायरेक्टर। वो चाहता है हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। वो इस क्रिसमस पर अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। मैं चाहता हूँ तुम इनके बेटों से अच्छे से पेश आओ। नैन्सी बेयकीनी से इन्हें देखे गई। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वाजे कर दिया था कि मोहब्बत की शादी की इजाज़त नहीं थी। रिश्ते वही कामयाब रहते हैं जो बड़ों के बाहमी रजामंदी से तय हों। मोहब्बत की चांदनी बस 4 दिन बरसती है। उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। वो कहते हैं रुख वापस वो कहते हुए रुख वापस खिड़की की जानिब मोड़ गए। वो अब पता नहीं खिड़की के इस पार क्या ढूंढ रहे थे। नैन्सी यूं ही खड़ी रही। ठीक है अंकल, मैं कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका न मिले। कुछ देर बाद उसकी मुर्दा सी आवाज़ उभरी। मिस्टर जोसेफ ने अपनी परवरिश की बड़ी कीमत मांगी थी। नैन्सी सर झुकाकर चली गई, जबकि मिस्टर जोसेफ ने गहरा सांस लिया। वो जानते थे उनके फैसलों के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था। जोसेफ पैलेस में क्रिसमस की रात जैसे पूरा शहर उमड़ आया था। पहली बार जोसेफ पैलेस तक मीडिया को रसाई मिली थी। ढेरों कैमरामैन वहां मौजूद थे। पैलेस के हर जाविये से तस्वीर ली जा रही थी। पूरा जोसेफ पैलेस अंदर से सजा हुआ था। क्रिसमस ट्री के साथ साथ बेहतरीन खाने मेहमानों के मुंतजर थे। और फिर कुछ देर बाद ही लंबी लंबी गाड़ियां पैलेस के बाहर आकर रुकने लगी। मुलाजमाओं की पूरी फौज जमा थी। मशहूर मुसन्नफ, अदाकार, फनकार और चमकते सितारे सब बारी बारी आ रहे थे। महल का निचला हिस्सा भर गया था। नैनी की सरबराही में हर चीज़ परफेक्ट थी, जबकि ऊपरी हिस्से में सब कंफ्यूज घूम रहे थे। सबसे ज़्यादा उलझा हुआ था जॉर्ज था, और जो हर वक्त मिस्टर जोसेफ को खुश करने की कोशिश करता रहता था। वो इस वक्त भी डरा हुआ था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नैन्सी अपने हाथों से निसा को तैयार कर रही थी। जोसेफ पैलेस में ये पहली तकरीब थी जहाँ मशहूर सितारे मदऊ थे। निसा इस तकरीब को लेकर बहुत खुश थी। हल्के नीले रंग की मैक्सी पहने वो सिंड्रेला ही लग रही थी, जबकि जॉर्ज सुरमई ब्लैक थ्री पीस पहने हुए था। डिफ़ॉल्ट पीस देखो ज़रा, मैं कैसा लग रहा हूँ?
वो सब विलियम के कमरे में जमा थे और विलियम की कनपटी की रगें फूली हुई थी। पहली बार तो इसे समझ नहीं आया था मिस्टर जोसेफ ने ये तकरीब अचानक जोसेफ पैलेस में क्यों मुनक्कद की थी, और दूसरा इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सबसे इसका कमरा ड्रेसिंग रूम क्यों बना दिया गया था। यकीन रखो, कोई अदाकारा तुम पर फिदा नहीं होने वाली तो इतना तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसने आम से लहजे में कहते हुए जॉर्ज को सुलगाने की कोशिश की। गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराजा जॉर्ज की बेइज्जती करने की। तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। वो आईने में एक आखिरी नज़र खुद पर डालते हुए बोला। अरे निकलो यार मेरे कमरे से, रह गए तुम महाराजा, और जाओ जाकर असली महाराजा के सामने सर झुकाओ। वह इस बार उठ खड़ा हुआ। कब से इन तीनों को देख रहा था। किसी की टाई नहीं मिल रही थी तो किसी की ज्वेलरी। नैन्सी स्याह मैक्सी पहने हुई थी। वो बेपनाह हसीन लग रही थी, हल्के मेकअप से मजीन चेहरा, बालों को कर्ल की वो तैयार थी, और निसा की तैयारी आखिरी मराहल में थी। बात तो सही है, डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो बालों को दोबारा सेट करते बोला और फटाफट कमरे से बाहर निकल गया। और तुम जरा जल्दी आओ वरना डैड का पारा हाई हो जाएगा। अचानक दरवाजे पर इसका सर नमूदार हुआ। विलियम की वजह से मिस्टर जोसेफ का मूड अक्सर खराब होता था, और फिर अताब का शिकार वो सब होते थे। वो जा चुका था। परफेक्ट। निसा को आईने के सामने खड़ा करती नैन्सी मुस्कुराई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। चलो चलते हैं। निसा खुशी से इसका हाथ थामते बोली। चलो, तुम ये सामान रख कर आती हूँ। वो अपने बिखरे सामान की जानिब उंगली करते बोली तो निसा इस बात में गर्दन हिलाकर चली गई, जबकि नैन्सी अब मेकअप का सामान वापस डिब्बों में रख रही थी। जबकि विलियम बेड पर चित लेटा था। इसके पाँव नीचे लटक रहे थे जिसमें अभी तक जोगर्स थे। इसे नैन्सी उलझी नजर आई। तुम ठीक हो? विलियम ने इसे देखते पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अब तेजी से डब्बे बैग में डाल रही थी। अच्छी लग रही हो, वो हौले से बड़बड़ाया तो नैन्सी मुस्कुरा दी। सारी परेशानी जैसे दूर जा सोई थी। अरे वाह, आज तो विलियम जोसेफ ने तारीफ की है, खुदा खैर करे। वो शरीर हुई। इसलिए की है कि ताकि तुम किसी और लड़के की तारीफ पर फैल ना जाओ। वो विलियम ही क्या जो कबूल कर ले कि नैन्सी हसीन थी। ओके ओके, समझ गई। अब तुम भी जल्दी से नीचे आओ, इससे पहले कि अंकल तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करें और इनका पारा आसमान को छुए। वो इसे तंबीह करती कमरे से निकल गई, जबकि विलियम गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। अलमारी में लटके एक नज़र अपने स्याह ड्रेस को देखा और फिर सर झटकता बाथरूम में चला गया। इसे अभी तैयार होकर अजीबो गरीब और नकली लोगों से मिलना था। 20 मिनट बाद वो तैयार होकर लकड़ी की चौड़ी और भारी सीढ़ियों पर नमूदार हुआ तो पल भर को ठहर गया। जोसेफ पैलेस का तो अंदरूनी नक्शा ही जैसे बदल गया। हाथों में मशरूब की ट्रे थामे बहुत सारे वेटर्स घूम रहे थे। इसने स्याह थ्री पीस सूट पहली बार पहना था। सफेद ड्रेस शर्ट के साथ स्याह पैंट और स्याह कोट पहनते कत्थई आंखों वाला विलियम जोसेफ पता नहीं कितने दिल धड़काने आ गया था। इसने तायराना सी नजर चारों जानिब डाली। नैनी सूफी की सरबराही में खड़ी कई मुलाजमाओं से कुछ कह रही थी। नैन्सी और निसा एक लड़की और दो लड़कों के ग्रुप में खड़े थे। यकीनन वो उभरते या फिर चमकते सितारे होंगे। मिस्टर जोसेफ इसे सूटेड बूटेड लोगों के हल्के में घिरे नजर आए, जबकि जॉर्ज नजर नहीं आ रहा था। यकीनन वो मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा होगा। पूरे पैलेस में गरमाइश थी। विलियम ने गहरा सांस लिया और फिर अपना कोट उतार लिया। इसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अब सीढ़ियां उतर रहा था जब मिस्टर जोसेफ की नज़र इस पर पड़ी और फिर ठहर गई। इनकी आंखों में जहां सताइश भरी उभरी वहीं बेपनाह हसरतें जाग उठी। क्या होता अगर वो एक फोटोशूट कर लेता, तो आज हर जुबान पर इसका नाम होता। काश, काश वो अपने बाप की लाश रख लेता। लेकिन वो विलियम ही क्या जो मिस्टर जोसेफ का दिल रख ले। विलियम की नज़र मिस्टर जोसेफ पे पड़ी तो मिस्टर जोसेफ ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। अरे जोसेफ, ये कौन है? अल्बर्ट उसे देखते ही बोला। ये विलियम है, मेरा छोटा बेटा। इनका सीना फूल गया। अरे भाई, क्यों छुपा रखा है ये हीरा? उसकी चमक तो अंधा कर देने वाली है। ऐसी बेबाक सी तारीफें यकीनन इस फील्ड में की जाती होंगी। गुड इवनिंग। वो इन सब के करीब आता गोया हुआ, जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, जबकि कत्थई आंखों का तासुर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा। अपनी चमक से अभी ये खुद को वाकिफ नहीं है, वरना एक दुनिया रोशन हो जाती है। मिस्टर जोसेफ ने विलियम के कंधे पर हाथ रखा हो तो वो हौले से मुस्कुरा दिया। नकली मुस्कुराहट
तुम्हारा बाप तो छुपा रुस्तम निकला भाई। ऐसा शानदार महल सिर्फ हम फिल्मों में ही देखते हैं, और तुम्हारे बाप ने इस महल के साथ साथ अपनी खूबसूरत औलाद को सबसे छुपा रखा है। भाई हम तो हैरान हैं, कैसे कर लिया ये सब। ये एक मशहूर गुलकार था। विलियम को सब विलियम को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर वो इनके घेरे में फंसा रहा। वो सब इसे शोबिस ज्वाइन करने की तलकीन करते रहे, जबकि इसकी बस हो गई तो वो माजरत करता नैन्सी और निसा के जाने बढ़ गया। वो दोनों एक मेज पर बैठी थी और अल्बर्ट का बड़ा बेटा वहां से हिल नहीं रहा था। नैन्सी के चेहरे पर बेजारी वाजे थी। हेलो गाइस। विलियम भाग चुका था, इसलिए फौरन उनके सर पर पहुंचा। अल्बर्ट का बेटा जेकब एक पल को इसे देखकर ठहर गया। आपकी तारीफ? वो विलियम को पहली बार देख रहा था। विलियम जोसेफ, इन दो लड़कियों का मुहाफिज। वो तपाने वाली मुस्कुराहट लिए कुर्सी खींच कर बैठ गया। कोट इसने कुर्सी पर जमा दिया था। जेकब एक पल को चौंक गया। तो क्या वो जोसेफ पीटरसन का बेटा था? वो आंखें सिकोड़े विलियम को देख रहा था। तुम दोनों ने खाना खाया? वो नैन्सी और निसा के जाने मतवज्जा था। अभी नहीं, निसा ने जवाब दिया। इंतजार किसका है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो जेकब को नजरअंदाज कर रहा था, जैसे वहां वो हो ही नहीं। जेकब एक उभरता उभरता सितारा था। इसकी पहली फिल्म आ चुकी थी और वो चॉकलेट हीरो बनने लड़कियों का दिल जीत रहा था। विलियम का इसे यूं नजरअंदाज करना इसके लिए सबकी का बायस था। वो जो नैन्सी में दिलचस्पी ले रहा था, अगले पल वहां से उठकर चला गया, उल्लू का पट्टा। इसके जाते ही विलियम ने जबड़े भींचते कहा, मुझे समझ नहीं आता डैड ने ये सब किया क्यों। वो शदीद खौफ में मुब्तला था। इसकी नज़रें चारों जानिब घूम रही थी। और फिर इसे जॉर्ज नजर आया। लड़कियों के घेरे में खड़ा वो नकली कहकह लगा रहा था। गधा ही लग रहा है। इसके लबों से बेसाख्ता फिसला, जबकि निसा और नैन्सी के चेहरे बिगड़े तासुरात पर खिलखिला कर हंस दी। खाने के दौरान विलियम कई हसीन लड़कियों की नज़रों का मरकज़ बना रहा। कई दिल इसे ही देखकर धड़क उठे थे, मगर मजाल है जो नैन्सी और निसा से दूर हटा हो। ना खुद किसी लड़की से हेलो हाय की और ना किसी लड़के को इनके करीब आने दिया। म्यूजिक अब धीमे सुरों में बज रहा था। पैलेस की कदावर खिड़कियों से गरजते बर्फ के गाले नजर आ रहे थे। कुछ मंचले जोड़े अब हाथों में हाथ थामे रक्स करने लगे। जित जितनी नजरें विलियम पर थी, इससे कहीं ज्यादा मिस्टर जोसेफ पर थीं। वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ हाथ थामे खड़े थे। वह बहुत दूर रखना जानते थे। इनसे आधी उम्र की लड़कियां तक इनसे रिश्ता बनाने को तैयार थीं। लेकिन मिस्टर जोसेफ ने तय कर लिया था कि अब इनकी ज़िंदगी में किसी औरत की कोई जगह नहीं थी। नैन्सी ने एक नज़र मिस्टर जोसेफ को देखा और फिर अपने साथ बैठे विलियम को। विलियम, तुम यूं ही बैठे रहे हो तो अंकल खफा हो जाएंगे। नैन्सी ने विलियम की जानिब झुकते कहा। तो क्या करूं? प्लेट में खुद को रखकर इनकी अदाकारों को पेश कर दूं? वो बिगड़े मिजाज लिए बोला। लेकिन तुम्हें किसी से तो बातचीत करनी चाहिए ना। वो मिस्टर जोसेफ के इरादों से वाकिफ थी। वो जानती थी इन्होंने ये तकरीब जोसेफ पैलेस में क्यों रखी थी। लेकिन अगर वह अपनी और मिस्टर जोसेफ की बातें विलियम को बता देती तो वो तूफान खड़ा कर देता। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, जेकब अचानक वार्ड हुआ। मेरे साथ डांस करोगी? इसने अपना हाथ नैन्सी के सामने किया। विलियम की भवें सिकुड़ गई। इससे पहले वो कुछ कहता, नैन्सी की नज़र मिस्टर जोसेफ पर पड़ी। वो इसे ही देख रहे थे। श्योर। वो फौरन उठ खड़ी हुई और विलियम हैरान रह गया। जेकब इसका हाथ थामे से रक्स करते चंद जोड़ों के दरमियान लेकर गया, जबकि विलियम गहरे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने के लगा। जेकब का हाथ नैन्सी की कमर पर था। तुम जानती हो मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? इसने झुकते नैन्सी के कान के करीब सरगोशी की। नहीं। नैन्सी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो गैर आरामदा महसूस कर रही थी। विलियम कई लम्हे इन्हें देखता रहा और जब इसने एक चुस्त लिबास पहने खुद की नुमाइश करती लड़की को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो वो झटके से उठकर एक जानिब बढ़ गया और वो लड़की सुबकी का एहसास लिए खड़ी रह गई। डैड चाहते थे मैं तुमसे मिलूं। 27 साला जेकब 21-22 साला नैन्सी के कान में नरम गरम सी सरगोशियां कर रहा था। वो चाहते हैं तुम दोनों में से किसी एक को पसंद करूं ताकि इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सके। वो इसे इन बातों से आगाह कर रहा था जिन्हें वो जानती थी। वो खामोशी से सुनती रही। तुम बताओ तुम्हें मैं कैसा लगा? क्रीम रंग के 3 पीस सूट में मलबूस जेकब को खुद पर काफी भरोसा था। मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं लेती।
और सुर्ख चेहरे के साथ बोली। इतने करीब वो सिर्फ विलियम के रहती थी, इसे कभी गैर महफूज महसूस नहीं हुआ था। मिस्टर जोसेफ और अल्बर्ट एक जानिब खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों नैन्सी और जेकब को देखकर खुश थे, लेकिन मैं फैसला ले चुका हूँ, इसने राजदाराना अंदाज में कहा तो नैन्सी ने घबराकर नजरें उठाई और वो इसे किसी नाजुक गुड़िया की तरह घुमाकर अपने साथ लगा चुका था। तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसने झुकते हुए नैन्सी के गाल को छुआ। वो एक झटके से पीछे हटी और फटी फटी निगाहों से जेकब को देखा। वो कंधे उचकाकर मुस्कुराया। मजीद पसंदीदगी का अंधिया दे दिया गया था। वो झुटके से पलटी और लोगों की भीड़ से निकलती चली गई थी। वो अब सुर्ख चेहरा लिए दूर जा रही थी। इसके कदम किचन की जानिब बढ़ गए थे, हलक में कांटे से आ गए थे और दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को आ गया था। नैन्सी, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? निशा ने इसे रास्ते में ही रोक लिया था। वो फ़ोन थामे तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ गए। नैनी एक जानिब बैठी सब देख रही थी। इन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थी। वो यकीनन मिस्टर जोसेफ के से बाद में बात करने वाली थी। नैन्सी ने किचन में घुसते ही फ़ोन को देखा। अजनबी नंबर था। वह इस वक्त फ़ोन उठाने की हालत में नहीं थी। वह बोतल से ग्लास में पानी उंडेल रही थी और फिर एक स्टूल पर बैठते पानी पीने लगी। इसकी स्याह मैक्सी ज़मीन पर फैल गई। वो खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। आंखों में बिला वजह की नमी उभरने लगे। इसे रोना आ रहा था। इसने इतने सालों में पहली बार अपने माँ बाप को याद किया था। फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार इसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। हेलो, भराई भराई आवाज़ में बोली नैन्सी। जादूगर की सहर अंगेज आवाज़ उभरी और नैन्सी के हाथ से ग्लास गिरते गिरते बचा। ये आवाज़ वो लाखों में पहचान सकती थी। कैसी हो नैन्सी? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? बस ये मोहब्बत थी तुम्हारी? वो शिकवा के ना लहजे में बोला, जबकि नैन्सी तो हैरान परेशान थी। इसे यकीन नहीं आया था कि इस शख्स ने इसे फ़ोन किया था। अहमदा, वो अब उठ खड़ी हुई थी। टांगों की जान निकल रही थी और शख्स की आवाज़ ने सारे जख्म उधेड़ दिए थे। मैंने ब्लॉक किया, तुम शहर ही छोड़ गए। क्या मोहब्बत ऐसी होती है नैन्सी? क्या तुम भी बेवफा हो? वो शख्स जो भी था जानता था इसे कैसे तड़पाना था। न नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब बेचैनी से टहलने लगे। मैंने बहुत कोशिश की नैन्सी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे डर था कहीं तुम भी मुझे मेरी फियांसे की तरह छोड़ना चाहो। पर देखो, मैं खुद ही नहीं रह पाया तुम्हारे बगैर। बताओ मैं क्या करूं? और नैन्सी के आंसू टप टप गिरने लगे। एक जानिब इसकी मोहब्बत थी तो दूसरी जानिब फैमिली थी। वो दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था। अहमद, आप अल्फाज लबों में ही दम तोड़ रहे थे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नैन्सी। मुझे बताओ, मुझे तुम्हें पाने के लिए क्या करना होगा? नैन्सी को लगा जैसे कायनात थम गई हो, जोसेफ पैलेस में बजता म्यूजिक रुक गया हो, हवाएं साकत हो गई हो, जोसेफ पैलेस गायब हो गया हो। वो अब दोनों थे बस, और वो इसके सामने खड़ा चश्मे वाला अहमद। बोलो नैन्सी, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती अहमद। वो जैसे ख्वाब से जागी। वो जानती थी ये नामुमकिन था, अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो तुम भी बेवफा निकली, तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी निकली। मैं जानता था औरत ज़ात वफा कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें ये सब करना था तो मेरी तरफ बढ़ी क्यों? फ़ोन बंद कर दिया गया और नैन्सी वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसू बह निकले। अब वो फूट फूट कर रो दी थी। इसके शख्स की बातें कचोके लगा रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बेतरह रो रही थी। जब इसे ढूंढते विलियम वहां आया और अगले ही पल इसे देखकर साकत रह गया। नैन्सी, वो तड़प कर इसकी जाने बढ़ा और फिर घुटने टिकाए इसके सामने बैठा था। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? वो इसके कंधों से थामे बोला। चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। इसने कभी नैन्सी को यूं रोते नहीं देखा था। मैं ये सब नहीं कर सकती विलियम। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नैन्सी वजूद सिसकियों के जद में था। नैन्सी का वजूद सिसकियों के जद में था। वो विलियम के सीने से जा लगी। रिलैक्स हो जाओ नैन्सी, मैं हूं ना। विलियम ने इसे थाम लिया। रोती तड़पती नैन्सी, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब हौले हौले इसका सर थपक रहा था। बात इस बात से बेखबर कि एक कैमरा ये मंजर कैद कर चुका था। मेरे ख्याल से आपको हमें मदऊ करने से पहले अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए था। मुझे लगता है नैन्सी और विलियम एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये वीडियो इस बात का सबूत है। स्टारलाइट स्टूडियो के बड़े से ऑफिस में मिस्टर जोसेफ अपने कुर्सी पर बैठे भवें सुकेड़े मोबाइल की स्क्रीन पर चलती इस वीडियो को देख रहे थे, जिसमें नैन्सी विलियम से लिपट कर रो रही थी। अल्बर्ट दाहिनी जानिब रखे सोफे पर बैठे थे। ये वीडियो 2 दिन पहले जेकब ने ही बनाई थी। ऐसा कुछ नहीं है अल्बर्ट, मिस्टर जोसेफ मेज मेज पर फेंकते असर लहजे में बोला। इनके तासुरात तने हुए थे। फिर कैसी बात है जोसेफ?
क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? अल्बर्ट तमस्कर से बोला। बच्चे बचपन से साथ हैं, रहेंगे। इनके दरमियान ऐसा कोई गलत रिश्ता हो ही नहीं सकता। यकीनन कुछ हुआ होगा, तुम बेफिक्र रहो, नैन्सी अब तुम लोगों की है। मिस्टर जोसेफ ने अल्बर्ट को तसल्ली दी। और जेकब, इसे क्या जवाब दूं मैं? अल्बर्ट ने पहलू बदला। जेकब का मूड काफी बिगड़ा हुआ था। इसे समझाना तुम्हारा काम है। इस बार इनका लहजा सर्द था, जबकि दिमाग की नज़रें फटने को तैयार थीं। वो नहीं जानते थे नैन्सी और विलियम में क्या चल रहा था, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसे वो आज मालूम करने वाले थे। और फिर शाम में जोसेफ हाउस मिस्टर जोसेफ के अताब के ज़ेर असर था। ये सब क्या है? जानते हो, ये वीडियो अगर अपलोड हो गई तो क्या होगा? नैन्सी सर झुकाए खड़ी थी। जॉर्ज और निसार सहमे हुए थे, जबकि विलियम के जबड़े भींचे हुए थे। आपको अपनी शोहरत की परवाह है? आपने एक बार भी नैन्सी से इसकी मर्जी पूछी? आपने इससे पूछा कि इसे जेकब पसंद है भी या नहीं? आपको तो बाकी लोगों पर हमसे ज़्यादा भरोसा है। विलियम दबे दबे लहजे में चिल्लाया। इसे जेकब एक आंख नहीं भाया था। तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे फैसला लेने का हक है। नैन्सी के बाप नहीं है आप। नैन्सी को अपने फैसले लेने का हक है, वो इन्हीं के लहजे में बोला, जबकि नैन्सी घबरा गई। इसकी वजह से वो दोनों बाप बेटा आमने सामने थे। मिस्टर जोसेफ एक पल को साकत हुए। क्या नैन्सी पर इनका कोई हक नहीं था? मिस्टर जोसेफ ने घूर कर नैन्सी को देखा। विलियम, नैन्सी ने बेसाख्ता इसके बाजू पर हाथ रखा। अगर तुम अपने लिए लड़ नहीं सकती तो मोहब्बत की ही क्यों नैन्सी? वो इस पर चिल्लाया। पता नहीं इसे कितना गुस्सा क्यों आ रहा था। नैन्सी सहम कर पीछे हटी। विलियम, ये मेरा और नैन्सी का मामला है, तुम इससे दूर रहो। मिस्टर जोसेफ ने सर्द लहजे में तंबी की। ये हम सब का मामला है डैड, आप अपनी शोहरत के लिए हमारा सौदा नहीं कर सकते। वो गुर्राया, पर अगले ही पल चटाक की आवाज़ उभरी। मिस्टर जोसेफ आगे बढ़कर इसे थप्पड़ रसीद कर चुके थे। नैन्सी ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबाया। वो फटी फटी निगाहों से विलियम को देख रही थी, जो खतरनाक तेवर लिए खड़ा था। इसका गाल अगले ही पल सुर्ख पड़ा। दफा हो जाओ यहाँ से, वो खुद पर काबू पाते बोले। कनपटियां सुलगने लगी। जोसेफ, नैनी बेसाख्ता इनकी जानिब बढ़ी। नैनी, इसे कहो जाए यहाँ से। मिस्टर जोसेफ का चेहरा जब्त के बायस सुर्ख पड़ा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ, नैन्सी जहाँ जाएगी इसकी शादी वहीं होगी, जेकब से हरगिज नहीं। वो इन्हीं की औलाद था। इन्हीं के लहजे में जवाब देता वो पलट गया। इसका रुख बाहर की जानिब था। फिल वक्त इसे जोसेफ पैलेस से दूर जाना था, जबकि नैन्सी सीढ़ियों की जानिब भागी। इसका दिल कर रहा था वो मर जाए। इसकी वजह से पहली बार मिस्टर जोसेफ ने विलियम पर हाथ उठाया था। काश वो भी अपने माँ बाप के साथ मर जाती। बेड पर ऊंधे मुंह लेटे वो आंसू बहा रही थी, पर किस्मत को जाने क्या मंजूर था। विलियम इस रात घर नहीं आया था। अगले 4 दिन वापस चला गया। अगले दिन जॉर्ज वापस चला गया, जबकि नैन्सी को जाने की इजाज़त नहीं मिली। जब तक इस मसले का कोई हल ना निकल आता, मिस्टर जोसेफ इसे लंदन भेजने पर राज़ी नहीं थे। विलियम जब पैलेस वापस आया तब मिस्टर जोसेफ नहीं थे। वो सीधा नैन्सी के कमरे में गया। नैन्सी इसे देखकर हैरान हुई। तुम ठीक हो? वो देखते ही इसकी जानिब बढ़ी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बताओ, छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, तुम जॉर्ज के साथ क्यों नहीं गई? वो इसके बेड के किनारे बैठा पूछ रहा था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी थी। कतई आंखों की थकान वाजे थी। इन अंकल ने मना किया है, और मेरा खुद भी जाने का दिल नहीं है। वो हौले से मुस्कुराई। सारी रात रोने के बायस इसकी आंखें सूजन का शिकार थी। मैंने फैसला किया है, वो उसकी आंखों में को देखते बोला। क्या फैसला? कैसा फैसला? वो उलझी। तुम्हारी शादी अहमद से ही होगी। ऊंचे मीनार वाले जोसेफ पैलेस ने इसके फैसले पर कहका लगाया। विलियम, नैन्सी हैरान हुई। डैड को मनाना मेरा काम है, तुम इसे कहो रिश्ता लाए। एक बार हम सब से मिले, इसके बाद देखेंगे। वो अपनी उम्र से इतना बड़ा कब हुआ था जो ऐसे समझदारी वाली बातें कर रहा था। इनको मनाना मेरा काम है, तुम इसे बुलाओ। इसे मिस्टर जोसेफ की तरह ही फैसले सुनाने की आदत थी। मुझे कल तक जवाब चाहिए, यह आखिरी मौका है नैन्सी, इसके बाद शायद मैं भी मदद ना कर पाऊँ। वो जानता था मिस्टर जोसेफ के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था। बेशक नैन्सी का महबूब इससे उम्र में बड़ा था, लेकिन वो इसके साथ खुश तो रहती, शोबिस की नकली दुनिया से दूर रहती। वो उठा और कमरे से निकल गया। पीछे नैन्सी गहरी सोच का शिकार थी। कुछ सोचते हुए इसने वही नंबर मिलाया जिससे कल फ़ोन आया था। बेल जा रही थी। कुछ देर बाद इसकी आवाज़ उभरी। हेलो अहमद, वो बेताबी से बोली। बोलो, सुन रहा हूँ। इसके लहजे में खफकी वाज़ेह थी।
आई एम सॉरी, वो भराए लहजे में बोली। तुम्हारे एक सॉरी से मेरे जख्म नहीं भर जाएंगे नैन्सी। तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं है। सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। विलियम मान गया है, अहमद वो सबको मना लेगा। आपको बस जोसेफ पैलेस आना होगा अपने पेरेंट्स के साथ। नैन्सी की आवाज़ पर दूसरी जानिब गहरी खामोशी छा गई। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। विलियम हमारे साथ है तो पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नम आंखों से मुस्कुराई जिसमें जान सी पड़ गई। और अगर मुझसे मिलने के बाद वो खिलाफ हो गया तो, इसने इनकार कर दिया तो, वो नया खदशा उठा लाया था। ऐसा नहीं होगा। इसे विलियम पर यकीन था। बताओ नैन्सी, इसने इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? अपने ख़ानदान के खिलाफ जाओगे मेरे लिए? अजीब सवाल था। नैन्सी ने सोचने की कोशिश की लेकिन झुरझुरी से लेकर रह गई। ऐसी बातें ना किया करें, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, मैं अपने वालिदैन से बात करके बताता हूँ। क्या मतलब इन्हें मनाना पड़ेगा? वो उलझी। हाँ, मेरा ख़ानदान भी तुम्हारे ख़ानदान की तरह सदियों से अपनी रिवायतों पर कायम है। वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। वो नैन्सी की परेशानी बढ़ाकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि नैन्सी जले पैर की बिल्ली की तरह घूमती रही। इसे एक मौका मिला था, वो गंवा नहीं सकती थी। क्या पता मिलता या नहीं। अब वो दुआ कर रही थी कि अहमद के माँ बाप मान जाएं। जबकि दूसरी जानिब विलियम नैन्सी के से मिलने के बाद स्टारलाइट स्टूडियो पहुंच चुका था। वो पहली बार यहाँ आया था। शहर के विस्त में कई मंजिल शान से खड़ा स्टारलाइट स्टूडियो अपनी पहचान आप था। स्टूडियो के नीले कांच से फूलती फूटती रोशनियां वाज़ेह थी। इसे गेट पर ही रोक लिया गया था। जब तक अंदर से कंफर्म नहीं हुआ कि वो वाकई मिस्टर जोसेफ का बेटा था, इसे अंदर नहीं जाने दिया। जबकि मिस्टर जोसेफ के वहां आने पर हैरान रह गए थे। आज वो अपने बाप के साथ सौदा करने आया था। चमचमाते फर्श पर कदम धरता वो लिफ्ट के जाने पर रहा था। कई नज़रों ने दूर दूर तक इसका ताक़ुब किया था। कई लोग इसे पहचान चुके थे। हाल ही में इसे क्रिसमस तकरीब में देखा गया था। कुछ देर बाद वो अपने बाप के सामने बैठा था। खैरियत, तुम्हें आज यहाँ क्या खींच लाया? मिस्टर जोसेफ अपनी ऊंची कुर्सी पर शान से बैठे थे। सौदा करना था आपसे एक, और इसके लिए ज़रूरी था कि काम की जगह पर मिला जाता। इस वक्त मिस्टर जोसेफ को वो हूबहू अपनी कॉपी लगा। इनके लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी। कैसा सौदा? वो आईब्रो चुकाए पूछने लगे। मैं फ़ोटोशूट के लिए रेडी हूँ। मिस्टर जोसेफ तो जैसे साकत हुए। अपने सामने बैठे भूरी जैकेट पहने विलियम को देखा जिसके बाल बेतरतीब थे। वाकई वो आगे को होके बैठे। वो मुश्किल अपनी हैरत को छुपाया। बदले में आपको नैन्सी को आज़ाद करना होगा, वो मिस्टर जोसेफ की आंखों में देखते बोला। ये सब इन्हीं से सीखा था। मिस्टर जोसेफ कई लम्हे से देखते रहे। वो अपने दिमाग में तेजी से हिसाब किताब लगा रहे थे कि सौदा फ़ायदेमंद था या घाटे का। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने गहरा सांस खारिज करते कुर्सी से पुश टिकाई। इनकी कुर्सी अब झूल रही थी। ठीक है, मिस्टर जोसेफ की आवाज़ उभरी। विलियम ने धड़कते दिल के साथ इन्हें देखा। इसके लिए हमारे दरमियान एक मुआहदा होगा। आप इसे तैयार करवा लें। नैन्सी आप नैन्सी पर आप किसी तरह का हक नहीं जताएंगे। वो आज़ाद है। वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। मेरी ये शर्त है। और जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती कोई फ़ोटोशूट नहीं होगा। वो सपाट लहजे में तेज़ तेज़ बोला। मैं ये मुआहदा पूरी उम्र का रख सकता हूँ। मिस्टर जोसेफ की कंखियों से इसे देखते कहा, मुझे मंजूर है। वो उनकी तरफ देखे बगैर बोला, खुद को बेच रहे हो? वो अब तमस्कराना बोले। जब बाप मिस्टर जोसेफ पीटरसन हो और फिर यही ऑप्शन बचता है। वो इन्हीं के लहजे में बोला, तपाने वाली मुस्कुराहट लिए। गेट आउट। मिस्टर जोसेफ वाकई सुलग उठे थे। विलियम ने अब तक तो सीखा था, बातें मुंह पर मारना और मिस्टर जोसेफ को सुलगाना। थैंक यू। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके जाते ही मिस्टर जोसेफ ने अपना माथा पीट डाला। काश वो विलियम जोसेफ ना होता, वो आज ये सब ना होता। जोसेफ पैलेस में मौजूद नैन्सी के कमरे की खिड़की से इस वक्त पैलेस के बाहर का मंजर बखूबी देखा जा सकता था। रात फैल चुकी थी। बाहर सन्नाटा था। वो सन्नाटे में उड़ते बर्फ के गाले गाले इस वक्त नैन्सी का दिल हौला रहे थे। इसने तो कहा था वो मान जाएंगे। वो फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। चेहरे पर जर्दपन था। वो मान गए हैं नैन्सी। वो बस चाहते हैं कि मैं एक मुसलमान लड़की से शादी करूं। इन्हें मेरे तुमसे शादी पर एतराज़ नहीं है। वो बस नहीं चाहते कि इनकी होने वाली बहू ईसाई हो। वो दूसरी जानिब से कहा गया। मोहब्बत में मज़हब कहाँ से आ गया अहमद? वो रुहासी हुई। दिल की धड़कन आहिस्ता हो गई। वो शख्स जैसे इसके जहन से खेल रहा था। इसलिए मैं तुम्हें मना करता था नैन्सी, मैं तुमसे दूर रहता था। हाथ झाड़ लिए गए।
सारा मलबा नैन्सी पर डाल दिया गया। क्या आप उन्हें मना सकते हैं? वो रो देने को थी। नैन्सी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। इस उम्र में मैं इन्हें कैसे इतना बड़ा दुख दूं? उल्टा सवाल किया गया। नैन्सी अपने होठों को बेसाख्ता को चलने लगी, पर वो पर्दा थामे खिड़की खड़ी थी। आंखों को उभरी नमी को पीने की कोशिश करते हुए वो मरी मरी सी आवाज में बोली, मैंने भी तो मनाया है ना सबको, बल्कि विलियम ने मनाया है। अभी तो मुझे ये नहीं पता कि वो अंकल को मनाने की क्या कीमत चुकाने वाला है। फिर आपके पेरेंट्स क्यों नहीं मान सकते? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है नैन्सी। फोन से आवाज उभरी और नैन्सी ने बर्फ गिरते आसमान को देखा। आखिर मोहब्बतें इतनी मुश्किल क्यों होती हैं? वो कुदरत से शिकवा गुना थी। मैं क्या जवाब दूंगी विलियम को? वो दुखी थी। इसकी मोहब्बत इसके लिए स्टैंड नहीं ले रही थी। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत ही क्या है नैन्सी? वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अपनी मोहब्बत के लिए हम सब कुछ करेंगे। आसिफ कार इसके गिर्द अपना जाल बुन रहा था। विलियम को बुरा लगेगा अहमद, वो इस मामले में कभी मेरा साथ नहीं देगा। वो हौले से बड़बड़ाई से गहरी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वो क्या मुंह दिखाती वो इसे, विलियम तुम्हें विलियम मुझसे ज्यादा अजीज है। चटकती लकड़ियों में धुआं उठने लगा, पर वो महसूस न कर पाई। ऐसी बात नहीं है, तड़प कर सफाई दी गई। फिर कैसी बात है नैन्सी? तुम बताओ, मैं इतने करीब आकर कैसे अपनी मोहब्बत खो दूं, सिर्फ इस बिना पर कि मेरे वालिदैन मेरी एक ईसाई लड़की से शादी पर राजी नहीं है। तुम बताओ, क्या मैं जान दे दूं? दूसरी तरफ से चिल्ला कर कहा गया। अहमद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती नैन्सी, और मैं जानता हूँ तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। हमारी मोहब्बत अब तुम्हारे हाथों में है। प्लीज इसे बचा लो। इसकी बात अचक अचक ली गई। वो यूं ही खड़ी लब कुचलती रही, जबकि सर बुरी तरह चकरा गया था। अजीब मोहब्बत थी जिसने इसे मकड़ी के जाल की तरह लपेट लिया था, और अब सांस लेना मुश्किल लगने लगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, इसने हौले से कहा, कहकर फोन बंद कर दिया। कई लम्हे वो यूं ही खिड़की में खड़ी रही, और फिर अपना जर्द रंग का ऊनी कोट पहने गर्म ऊनी मफलर को कानों पर लपेटते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई। अब इसका रुख बाहर की जानिब था। वो जोसेफ पैलेस से बाहर निकल रही थी। कहाँ जा रही हो नैन्सी? खाना तैयार होने वाला है। नैनी ने इसे बाहर जाते देखा तो तो पुकार कर कहा, मैं बस अभी आ जाऊंगी नैनी, दिल कर रहा है चहलकदमी का। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, और फिर से लाउंज के हा, हाल नुमा लाउंज नुमा हाल को अबूर करती बाहर निकल आई। इसे याद था, बचपन में जब भी बर्फबारी होती थी वो सब मिलकर स्नोमैन बनाया करते थे। वो घंटों पहले से बाहर बर्फ पर खेला करते थे। हर क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज आया करता था अपनी बड़ी सी बग्गी में ढेरों तोहफे लिए। वैसे जोसेफ बच्चों की खुशी के लिए सब किया करते थे। फिर वक्त गुजर गया, बच्चे बड़े हो गए और क्रिसमस भी बदल गई। अब कोई सेंटा क्लॉज नहीं आता था। इसने दरवाजे से मलहका सीढ़ियों पर खड़े होते एक नज़र पैलेस से दूर तक फैले अहाते पर डाली। वहां कोई नहीं था। उसे पत्थर का वो बेंच नजर आया जहां वो और विलियम बैठकर घंटों बातें करते थे। वो बर्फ के कालीन पर हौले हौले कदम जमाती आगे बढ़ने लगी। इसके लंबे बूट बर्फ पर गहरे निशान छोड़ते गए। वो तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाली लड़की थी। पता नहीं फिर ये मोहब्बत जैसा आसिफ कार कहाँ से आ गया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। वह कदम कदम चलते बेंच तक पहुंची और फिर बेंच पर पड़ी बर्फ हाथ से हटाती इस पर बैठ गई। बेंच के अकब में लगी स्ट्रीट लैंप की रोशनी में इस वक्त बर्फ के गिरते गाले भले लग रहे थे। बर्फ अब उसके बालों के साथ साथ शानों पर भी पड़ने लगी। इसने कोट की जेब में से दहाना हाथ निकाला और गालों को हथेली पर गरने दिया। नरम मुलायम से गुलाबी हथेली देखते ही देखते नीली पड़ने लगी। बर्फ मुट्ठी में इकट्ठी होती गई। सब ठीक है ना? किसी ने झुकते हुए उसके कान में सरगोशी की और वो एकदम उछली। पलट कर देखा तो भूरी जैकेट पहने विलियम उसके पीछे खड़ा था। विलियम? नैन्सी ने खफगी से घूरा। वो वाकई डर गई थी। तुम आज यहाँ कैसे? वो घूर कर आते इसके साथ बैठ गया। कंधे पर लटका बैग नीचे रख दिया। यहाँ से देर हैकल जोसेफ पैलेस अपनी शान के साथ खड़ा नजर आता था। इनकी इसकी सैकड़ों खिड़कियों से जलती रोशनियां वासे हो रही थी।
बस ऐसे ही अंदर दम घुट रहा था, वो हौले से बड़बड़ाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तो डैड मान गए हैं। फिर क्यों दम घुट रहा है? उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। नैन्सी ने उसकी बात पर रुख मोड़कर उसे देखा। वो उलझी नजरें लिए बैठा था। तुमने अंकल से ऐसा क्या कहा कि वो मान गए? उसने उल्टा सवाल किया। ये जानना ज़रूरी नहीं है नैन्सी। विलियम ने रुख सीधा कर लिया। इसके भूरे बाल बर्फ से सफ़ेद पड़ने लगे थे। ज़रूरी है विलियम, तुम जानते हो ज़रूरी है। वह गहरा सांस लेते बोले। नहीं जानती थी विलियम ने उन्हें कैसे मनाया था। वो मान गए थे। ये हैरान कुन था। पहले तुम बताओ, तुम्हारी अहमद से बात हुई? क्या कहा उसने? कब रुला रहा कब ला रहा है वो अपने पेरेंट्स को? और नैन्सी का दिल डूब कर उभरा। हालत खुश्क हो गया। वो विलियम को देखती रही। क्या बता दी कि उसे वो शख्स उसके लिए लड़ नहीं पा रहा। अहमद के पेरेंट्स नहीं मान रहे। सर झुकाकर हौले से कहा गया। विलियम ने चौंक कर उसे देखा। नैन्सी की थोड़ी गर्दन से चिपकी हुई थी। अगले ही लम्हे विलियम की भवें सिकुड़ गई। क्या मतलब है नहीं मान रहे? चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। वो नहीं चाहते उनका बेटा एक ईसाई लड़की से शादी करे। वो भराई आवाज़ में बोली। विलियम कई लम्हे नैन्सी को बेयकीनी से देखता रहा और फिर उसका उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। सीरियसली? वो अब तो मस्खराना बोला। मुझे यकीन नहीं होता वो ऐसे कैसे कह सकता है। एक मर्द होकर वो अपनी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ सकता। मेरा दिल कर रहा है इस मोहब्बत पर 100 बार। हंसी गायब हुई। अब चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। वो खुद को कुछ गलत कहने से रोक रहा था। वो अब दाहिनी टांग को जोर जोर से हिलाते मुठ्ठियां भींच रहा था। वो अब वो जब भी परेशान होता बैठे बैठे टांग को हिलाने लगता था। बुज़दिल इंसान। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो नैन्सी की महबूब का हुलिया बिगाड़ देता, इसका हशर नशर कर देता। मैं क्या करूं विलियम? वो बमुश्किल बोली। इधर देखो मेरी तरफ। वो अब इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। नैन्सी ने रुख मोड़कर विलियम को देखा। विलियम ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा के इसके गाल पर रखा। नरमी से इसके गाल को छुआ। जब मोहब्बत शराइत पर उतर आए, वो मोहब्बत नहीं होती नैन्सी। वो तुमसे मोहब्बत करता है तो इसे तुम्हें ऐसे ही अपनाना होगा, समझ गई ना? नैन्सी ने हौले से इस बात में सर हिलाया। अब तो इसे भी एहसास होने लगा था कि इसने ये मोहब्बत करके गलती कर दी थी। अहमद गलत था या नहीं, पर इसे अपना आप गलत महसूस हो रहा था। इसकी वजह से जोसेफ पैलेस के मकीनों को कितनी परेशानी आई थी, वो अच्छे से जानती थी। मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा नैन्सी, लेकिन इस मामले में नहीं। ये मोहब्बत नहीं है। जब वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुसलमान से ईसाई नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो तुम्हें तुम्हारे मज़हब के साथ कबूल नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसी मोहब्बत है? सारी कुर्बानियाँ तुम क्यों मांग रहा है? तुमसे क्यों मांग रहा है? वो सवालिया नज़रों से इसे देखे गया, जबकि नैन्सी के पास कोई जवाब नहीं था। विलियम की एक-एक बात ठीक थी, पर वो फँस चुकी थी, खुद को इस जाल से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर जाल की गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। वो जितना इस शख्स से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, आसेब कार इतना ही इसका पीछा कर रहा था। नैन्सी, डैड को भी ये नहीं पता कि तुम एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती हो, और इन्हें पता चल भी जाता तो मैं उन्हें मना लेता। पर ये क्या ड्रामा है? कम से कम मेरी समझ से बाहर है। वो इसे ही देख रहा था। नैन्सी के पलकों पर उभरती नमी को वो देख सकता था। उसकी तकलीफ को वो महसूस कर सकता था। वो इसकी खुशी के लिए खुद को बेच रहा था। इससे बढ़कर इस रिश्ते का हक कैसे अदा करता? मैं अभी तक तुम दोनों के दरमियान नहीं आया, कहीं वो तुम्हें गलत ना समझे, कहीं उसे हमारे रिश्ते पर एतराज़ ना हो। लेकिन वो जो चाह रहा है वो ठीक नहीं है। अब अब मैं दरमियान में खड़ा हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इसका लहजा तंभीय था। नम आंखों वाली नैन्सी मुस्कुरा दी। क्या हम कोई और बात करें? मैं अब ये सब सोचना नहीं चाहती। शायद मुझे अपने फैसले पर नज़र सानी की ज़रूरत है। वो संजीदगी से कहती मुस्कुराई तो विलियम के तने असाब ढीले पड़ गए। हाँ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसने झुककर बाएं जानिब रखा बैग उठाया और जिप खोलने के बाद अंदर से वही टेप रिकॉर्डर निकाली जो नैन्सी ने इसे दी थी। इसे देखते ही नैन्सी की आंखें चमक उठी। तुम इस पर काम कर रहे हो? वो अब खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। विलियम इस बात में सर हिलाते ही नीचे बर्फ पर बैठ गया। इसने हाथ से बर्फ में थोड़ी सी खुदाई की और फिर टेप टेप रिकॉर्डर से जुड़ी छोटी सी मशीन अंदर रखकर ऊपर बर्फ डाल दी। इसने मशीन बर्फ में दबा दी। फिर इसने हेडफोन निकाला और इसे टेप रिकॉर्डर से जोड़ दिया। नैन्सी इसे दिलचस्पी से देखे गई। यहाँ आओ। इसने नैन्सी को नीचे बैठने का इशारा किया। वो सामने बर्फ में दबी मशीन से हटकर बैठ गई थी। विलियम ने वो हेडफोन इसके कानों पर जमा दिया और बटन दबाकर मशीन चला दी।
बर्फ़ की आवाज़ सुनो। वो अपनी चमकती कत्थई आंखों से कहता इतना दिलकश लगा कि इसके बाल माथे पर पड़ गए थे और बिखरे बालों पर जगह जगह बर्फ़ की रुई जैसे गाले चमक रहे थे। वो इतना दिलकश लग रहा था कि बर्फ़ की आवाज़ सुनते नैन्सी ने बेसाख्ता सोचा था, विलियम जोसेफ पर सात सवार 60 चांद की रातें सदका वारी जा सकती हैं। 768 चांद की रातें सदका वारी जा सकती हैं। वो दोनों बर्फ पर दोजानों बैठे थे। विलियम अब मुस्कुरा रहा था जबकि नैन्सी का जहन किस कदर भटक गया था। वो चमकती आंखें लिए इस आवाज़ को सुनते और महसूस करने की कोशिश कर रही थी। विलियम ने कुछ देर बाद मशीन बर्फ के अंदर से निकालकर बर्फ के ऊपर रख दी थी। बर्फ के गाले अब बराह रास्त मशीन पर गिरने लगे। नैन्सी विलियम की किसी बात पर मुस्कुरा दी थी। लंबे स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठी जर्द कोट वाली नैन्सी और भूरी जैकेट वाला विलियम अब हंस रहे थे। लैंप की रोशनी में बर्फ के गाले उड़ते हुए वाज़े नजर आ रहे थे, जबकि विलियम और नैन्सी अब किस कदर बर्फ से ढक गए थे। पुल पल भर को सारे दुख दर्द जा सोए थे। नैन्सी वहां बैठे बैठे फैसला कर चुकी थी, अब उसे अहमद से दूर रहना था। उसे अब अहमद से कोई ताल्लुक नहीं रखना था। उसकी ज़िंदगी यूं ही हसीन थी। गुनाहों से तौबा न की जाए तो वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। अब अक्सर कहा करते थे, वो गुनाह अजदे की मानंद हमारे पीछे भागते रहते हैं और जब हम तौबा किए बिना मर जाएं तो वो गुनाह हमें निगल जाते हैं। अफक बिल्कुल ऐसे ही जैसे अजदा निकल जाता है। एडनबरा में तुर्की की अडम्बरा में उतरती ये रात पुरसकून होने के साथ साथ रोशन भी थी, लेकिन नर्म मुलायम बिस्तर पर सोया अफक का वजूद पुरसकून हरगिज़ नहीं था। वो नींद में थी पर इसका जिस्म पसीने में शराबोर था। वो सर को दाएं बाएं झटक रही थी जबकि चेहरे पर वहशत छाई थी। शायद वो किसी बुरे ख्वाब के ज़ेर असर थी। लैम्प की मध्यम रोशनी में इसके चेहरे से टपकती वहशत वाज़ेह थी। कई लम्हे वो यूं ही तड़पती रही और फिर एक खौफनाक चीख के बाद छटके से उठकर बैठी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था जबकि पेशानी पर पसीना चमक रहा था। वो आसपास देखती खुद को बुरे ख्वाब से निकालने की कोशिश करने लगी। हालत खुश्क हो गया। वो जोसेफ ख्याल आने पर इसने पहलू में सोए जोसेफ को पुकारा, पर इसकी जगह खाली थी। वो कमरे में नहीं था। जोसेफ, वो डरते डरते से पुकार रही थी पर शायद वो जा चुका था। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। जब से इसे माँ बनने की खुशखबरी मिली थी वो खुश रहने लगी थी, पर अचानक इन ख्वाबों का आना इसे बुखला गया था। वो स्याह हंसता बहुत ही खौफनाक था। जिसके पीछे भाग रहा था वैसे निगल लेने के लिए दर पे था और अफक इससे जान छुड़ाकर भाग रही थी। इसके जहन और औरंगजेब की कही गई वो बात गूंजने लगी। सर झटकते हुए इसने जोसेफ का नंबर मिलाया और फ़ोन नहीं उठा रहा था। 2-3 बार मिलाने के बाद इसने फ़ोन रख दिया और करवट लेकर लेट गई। नींद उड़ चुकी थी और अब जहन में जाने क्या क्या घूमने लगा था। पूरी कोशिश के बावजूद वो सो ना पाई थी। जैसे ही आंखें बंद करती वो खौफनाक अज़दा मुंह खोले वार धो जाता। वो अब बेचैनी से करवटें बदलने लगी, लेकिन नहीं जानती थी कि आसेब कार का वार हो चुका है। गुनाहों का आसेबकार जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। यह अफक औरंगजेब के आसिफकार की शुरुआत थी। अचानक शुरू होने वाले इन ख्वाबों का सिलसिला कभी नहीं रुका। जोसेफ ने उसके लिए मुलाजमा रखी हुई थी जो दिन रात वहीं रहती थी, पर अफक फिर कभी सुकून की नींद नहीं सो पाई। पहले पहल इसे लगा वह हामला थी, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा था, पर जब सिलसिला बढ़ता गया तो इसके लिए मुश्किल हो गया। वो जोसेफ की मौजूदगी में भी चीखने चिल्लाते उठ जाती। ख्वाब भयानक होते गए। कभी वो खुद को आग में जलते महसूस करती, कभी सैकड़ों सांप इसे बेतरह डसते और ये इतने हकीकी होते कि ख्वाब से जाग जाने के बाद भी इसे अपने जिस्म में तकलीफ महसूस होती रहती। जब ये सिलसिला नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो जोसेफ इसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गया। इसके सेशन होने लगे। कुछ दिन सुकून रहा, फिर से वही सब शुरू हो गया। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता गया अफक की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर इसे समझाते कि इतना जहनी दबाव बच्चे के लिए ठीक नहीं है था, पर यह सब इसके अख्तियार में नहीं था। तुम्हें क्या हो गया है अफक? प्लीज़ ठीक हो जाओ। अभी भी वो चीखते चिल्लाते उठ गई थी। जोसेफ ने उसे नींद की दवा दी थी ताकि वो सुकून से सो सके, पर जैसे सुकून रूठ गया था। इसकी आंखों के गिर्द से हल्के पड़ चुके थे, रंगत जर्द पड़ चुकी थी और चेहरे की शदाबी कहीं खो गई थी। अफक को लगने लगा वो दुनिया के किसी कोने में भी चली जाती इसे सुकून कभी नहीं मिलता।
प्लीज़ अफ़क, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वो सीने से इसका सर लगाए हुए हौले-हौले थपक रहा था। अफ़क की हालत जोसेफ़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। मुझे लगता है अब्बा ने मुझे बद्दुआ दी होगी जोसेफ़, इसलिए ये सब हो रहा है। कई दिनों से इसे औरंगज़ेब का ख़्याल सता रहा था। इसे अब लगने लगा था इसकी ये हालत, इसके ये ख्वाब, इसके गुनाहों की वजह थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद पर काबू पाते बोला, ऐसा ही है जोसेफ़, ऐसा ही है। इसने इसने इसके सीने से सर उठा लिया और फिर इसके पहलू से उठकर इससे दूर होकर सामने बैठ गई। जोसेफ ने इसकी हरकत को महसूस किया पर कहाँ कुछ नहीं। वो सुनना चाहता था जो अफ़क के जहन में चल रहा था। अब्बा कहते थे हमारे गुनाह सांप जैसे होते हैं, पीछा नहीं छोड़ते जब तक इनकी माफ़ी न मिल जाए। वो दाएं हाथ के नाखूनों से बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट रगड़ रही थी। करीब ही था वो अपने हाथ को जख्मी कर लेती। पर ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बातों को सर पर सवार कर लिया है। जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर इसे छूना चाहा, पर वो बिदक कर पीछे हट गई। इसका वजूद किन आंधियों के जद में था, ये जोसेफ समझने से कासिर था, पर इसकी इस हरकत पर जोसेफ साकत हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये मेरे गुनाह हैं, ये मुझे खा जाएंगे जोसेफ। वो सर उठाते ही जानी अंदाज में चिल्लाई। जोसेफ को वो हवासों में नहीं लगी थी। गुनाह खा जाते हैं, गुनाह नहीं छोड़ते। जोसेफ गुनाह खा जाते हैं। इसने घुटनों को सीने तक ले जाने की कोशिश की, बाजू को लपेट लिया। अब वो रो रही थी। अफक, जोसेफ तड़प कर इसकी जानिब बढ़ा। प्लीज़ नहीं, मुझे मत छुएं, जाएं यहाँ से। वो इससे दूर भाग रही थी। शायद इसके दिमाग के ताने बाने बुन लिए। इसने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चाहकर ये शादी की थी। इसने गुनाहों को चुन लिया था। फिर सुकून कहाँ से आता। जोसेफ जबड़े भींचे कई लम्हे इसे सदमे से देखता रहा। वो अब बेड पर गिर गई थी। वो अब सिसक रही थी। चले जाएं प्लीज़। वो जानती थी जोसेफ वहीं खड़ा था। वो इसे ही देख रहा था। वो जानती थी इस वक्त वो किन एहसासात से गुजर रहा होगा, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता अफक, और इसकी जानिब झुका इसे अपनी आगोश में लेना चाहता था। मुझे मत छुएं, वरना मैं मर जाऊंगी। अफक की जानिब बढ़ता इसका हाथ वहीं रुक गया था। वो तड़प रही थी। वो जोसेफ को इस पल एहसास हुआ कि वो इसकी होकर भी इसकी नहीं थी। वो इससे बहुत दूर जा चुकी थी, और कभी कभी मोहब्बतें पा लेने के बाद भी हम बस खाली हाथ ही रह जाते हैं। हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। सुपरवाइज़र के ऑफिस में इस वक्त फजर और सफदर दोनों आराम तक कुर्सियों पर बैठे थे। बीच में रखा गोल मेज़ और इनकी दूसरी जानिब रखा वो कीमती डबल सीटेड सोफ़ा था, जिस पर इस वक्त दोपहर दो सुपरवाइज़र बैठे थे। एक मैडम रुशना और दूसरे सर वासिफ। दोनों एक इस वक्त संजीदा थे। मैडम रुशना छोटे बालों वाली एक मॉडर्न और ख़ूबसूरत औरत थी। वो डिपार्टमेंट में अपनी शख्सियत और अपने फ़ैशन के तर्ज पे की बिना पर सबकी पसंदीदा थी, जबकि इनके बरअक्स सर वासिफ थोड़े संजीदा और सख्त मिजाज थे। वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करते थे। आज इनके प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जानी थी। फजर ने कुछ देर पहले अपना आइडिया इनके सामने रख दिया था, एक ब्राइडल गाउन। सीरियसली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फजर। सुमे रंग के ड्रेस पेंट में मलबूस सर वासिफ ने अफसरदगी से कहा, जबकि मैडम रुशना की जांचती निगाहें फजर को ही देख रही थी। इन्हें आज वो पहली बार इतने रफ हुलिये में नजर आई थी, वरना तो वो बड़ी नफासत पसंद और कंपोज लड़की थी। इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी थी। इसे पता था सादगी में मॉडर्न कैसे दिखना था, इसलिए वो मैडम रुशना को पसंद थी। मैडम रुशना के भूरे छोटे बाल बमुश्किल कानों तक आते थे। इस वक्त वो एक चुस्त सी स्कर्ट पर लंबे घुटनों तक आते गर्म टॉप पहने हुई थी, जिसका रंग सतरंगी था। इनकी ऐनक सर पर जमी थी और कानों में चमकते नन्हे आवेज़े इन्हें हसीन बना रहे थे। ये आम ड्रेस नहीं होगा सर, ये बहुत ख़ास और मुनफरिद होगा। आपको हमें एक मौका देना चाहिए। जूड़े में बंधे बालों से चंद लटें फिसल कर निकल गई थी और अब चेहरे के दोनों जानिब झूल रही थी। मैडम रुशना से देखे गई इन्हें फजर पर एतमाद होना पसंद था। इसकी उठी हुई गर्दन इसे मुमताज़ बनाती थी। वो अपनी गलती पर नज़रें झुका लेती थी, पर गर्दन कभी नहीं झुकती थी। मैडम रुशना जानती थी फजर में बहुत पोटेंशियल था। वो बहुत आगे जा सकती थी। पूरा हफ्ता गायब रहकर तुम एक ब्राइडल ड्रेस का आइडिया लेकर आई हो। मुझे तुमसे किसी धमाकेदार आइडिया की उम्मीद थी। वो भी मायूस नजर आ रहे थे। वो दरअसल फजर के फादर की डेथ हो गई थी। सफदर ने सफाई पेश करते बात अधूरी छोड़ दी। सर वासिफ के होंठ ओह में सुकड़ गए, जबकि मैडम रुशना बेचैनी से पहलू बदला। मुझे लगता है हमें फजर को एक मौका देना चाहिए। मैडम रुशना की आवाज़ उभरी। फजर ने नज़रें उठाकर इन्हें देखा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा आइडिया सुनना पसंद करूँगी। कुछ तैयार किया है?
इनकी बात पर फजर की आंखें चमक उठीं और सफदर की तो बशाशत से खुल उठा। इसने फटाफट फाइल से वो चंद स्केचेस निकाले जो फजर ने डिज़ाइन किए थे और फिर उठकर मैडम रुशना को पकड़ाए। खूब। पहला डिज़ाइन देखते ही मैडम रुशना की आंखें चमक उठी थी, जबकि सर वासिफ भी किसी हद तक अब मुत्तफिक नज़र आ रहे थे। कुछ देर तक वो सारे डिज़ाइंस देख चुके थे, जबकि फजर अब मेज़ की दूसरी जानिब खड़ी इन्हें अपना डिज़ाइन समझाने की कोशिश कर रही थी। इसके खूबसूरत हाथ बात करते वक्त एक ख़ास अंदाज में हिलते थे। आधी बातें तो वही समझा देते थे, वो अपने आइडिया को बहुत वजाहत से बयान करती थी। अब वो अपने हाथ से अपनी दाहिनी आँख के गिर्द गोल दायरा बना रही थी और फिर इसने गर्दन के बाहने जानिब कंधे के करीब उंगली रखी। इसके शॉल कंधों पर बिखरी हुई थी, इसके सिल्की बाल जूड़े से निकलने को बेताब थे। मैडम रुशना की नज़रें रश्क से इसे तक रही थी। जैसे जैसे वह बयान करती जा रही थी, मैडम रुशना की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। मुस्तकबिल की एक अजीम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स उनके सामने खड़ी थी, बस उसे थोड़ा तराशने की ज़रूरत थी। जोसेफ पैलेस में मुनक्कद होने वाले क्रिसमस पार्टी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। इस रात मिस्टर जोसेफ के साथ ली गई विलियम की तस्वीर हर जगह वायरल थी और वह जॉर्ज लाइमलाइट में थे। पर विलियम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तुम जोसेफ पीटरसन की बेटी हो, तुमने कभी बताया नहीं। डिपार्टमेंट में इसे अजीब नज़रों से देखा जाता था। कई हसद की होती तो कई रश की, और यही सब विलियम नहीं चाहता था। वह इस जिंदगी से दूर भागता था जहाँ कैमरा हर वक्त इसके सर पर मंडलाता रहता था। वह खबरों की जीनत नहीं बनना चाहता था। तुम्हें क्या ज़रूरत है रग्बी खेलने की? बाप के तरह शोबिस में नाम बनाओ। आज धूप निकली थी, वो अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मुखालिफ टीम तो मुखालिफ थी ही, पर इसकी अपनी टीम भी। कई लड़के इसकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से खार खाने लग गए थे। वैसे तुम नेशनल टीम में मुंतखब ना हुए तो क्या शोबिस ज्वाइन करोगे? सब आते जाते इस पर जुमले कस रहे थे। नील सब देख रहा था, जबकि विलियम के जबड़े भींचे हुए थे, चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो बाल हाथ में पकड़े सीटी बजते मुखालिफ सिमत में भागने लगा, पर जहन भटक चुका था। पहले नैन्सी ने इसे मुश्किल में डाले रखा और अब ये चर्चा कि वह जोसेफ पीटरसन का बेटा है, ये कामयाब प्रोड्यूसर का बेटा। इस वक्त भी इसका जहन भटका और मुखालिफ टीम की टक्कर पर वो धड़ाम से नीचे गिरा। मुखालिफ टीम के लोग इसके ऊपर गिर गए और इसे उठने नहीं दे सकते थे। इस बार विलियम ने भी उठने की या आगे बढ़ने की मज़ाहमत छोड़ दी। सांस पूरी तरह फूला था और जहन इंतशार का शिकार था। जिन टमटमाती रोशनियों वाली ज़िंदगी की वजह से वो सबसे इससे हसद कर रहे थे, वो नहीं जानते थे इन टमटमाती रोशनियों के पीछे किस कदर अंधेरा था, कितना अकेलापन था। इसके बाप के पास बहुत पैसा है। रग्बी की नेशनल टीम में इसे पैसा की बिना पर हर जगह मिल ही जाएगी। मुखालिफ टीम के कैप्टन ने इसके ऊपर से उठते नखवत से कहा। वो सब चले गए, जबकि विलियम यूं ही चितलेटा रहा। वह अब आंखें बंद किए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। सर्दियों की शिद्दत में कमी आ रही थी। नैन्सी ने अहमद से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। इसने लंदन से एडनबरा यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा ली थी। वो विलियम की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वो इस वाक़े को 3 महीने गुजर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो रहा था। नैन्सी पहले से बदल गई थी। शायद वो मोहब्बत की जैसे हादसे के बाद ज़्यादा समझदार हो गई थी। मोहब्बत तो फिर बदल ही देती है। वो अब संजीदा रहने लगी थी। मिस्टर जोसेफ की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया था, क्योंकि इनका कोई मुआहदा अभी हुआ ही नहीं था। बस एक गहरी खामोशी और सड़पन था जो जोसेफ पैलेस में उतर आया था। तुम ठीक हो? नील ने इस पर झुकते हाथ बढ़ाया। ठीक हूँ। वो इसका हाथ पकड़ते उठ खड़ा हुआ। तुम परेशान हो? नहीं, विलियम ने दोनों हाथों से बालों को पीछे सेट करते नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था कि ये बातें मख्फी नहीं रह सकती। नील ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ जानता हूँ। वो दोनों अब चलते हुए ग्राउंड से बाहर निकल आए थे। मुझे भूख लगी है, कहीं लंच करने चले? नील इसका जहन भटकाना चाहता था। बिल कौन देगा? वो अब चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे थे जहाँ इनके बैग रखे थे, ताकि ये यूनिफॉर्म बदल सकें। ऑफ कोर्स तुम जोसेफ पीटरसन तुम्हारा बाप है, मेरा नहीं। नील ने अपने लॉकर से बैग निकालते कहा। चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी। मेरे बाप की दौलत मेरे अकाउंट में नहीं है, विलियम इसी के अंदाज में बोला। वो अपने लॉकर से फ़ोन निकाले। अब नैन्सी का नंबर मिला रहा था ताकि इससे पूछ सके किसके साथ जा सके, लेकिन इसे हैरानी हुई। नैन्सी का नंबर बंद जा रहा था। इसने गहरा सांस लेते फ़ोन वापस रखा और अपने कपड़े उठाते बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों डिपार्टमेंट से निकलकर विलियम की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। विलियम को हाल ही में अपनी
22वीं सालगिरह पर ये गाड़ी मिली थी, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि इसने मुँह फाड़ कर माँगी थी। तुम दोनों को इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? मिस्टर जोसेफ ने इनकी सालगिरह से 2 दिन पहले पूछा था। ये पहली बार था, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए थे, इसलिए मिस्टर जोसेफ ने पूछ लिया। खाने की मेज़ पर बैठे सभी अफराद हैरान हुए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंकल, नैन्सी ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। वो पहले ही सबको बहुत तंग कर चुकी थी और हालिया इसकी माइग्रेशन हुई थी। वो इन्हें मज़ीद तंग नहीं करना चाहती थी। और तुम्हें? मिस्टर जोसेफ ने सुकून से खाने खाते विलियम को देखा। होंडा सिविक RSE HEV, मुंह फाड़कर कहते विलियम ने मिस्टर जोसेफ को साकत कर दिया था। यकीनन वो पूछकर पछताए होंगे। नैन्सी ने हैरानी से इसे देखा। वाकई? मिस्टर जोसेफ जांचती निगाहों से इसे देखा। क्या वो संजीदा था? आपने पूछा, मैंने बता दिया। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो इट्स ओके, मैं सुकून से कहते इन्हें सुलगा देता था। और फिर अगली सुबह जोसेफ पैलेस के बाहर चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। तुम मुंह फट हो गए हो विलियम। इसकी पहली ड्राइवर ड्राइवर में नैन्सी के साथ थी इसकी पहली ड्राइव में नैन्सी इसके साथ थी। वो ना पूछते तो मैं ना मांगता। उन्होंने खुद कुल्हाड़ी पर पाँव मारा है। मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम अंकल को बहुत तंग कर रहे हो। यूँ कहो कि ज़िंदगी का मज़ा लेने लगा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते इसने नैन्सी को देखा। आंखों में शरारत ही शरारत थी, जबकि नैन्सी इसे घूर कर रह गई थी। पहली गाड़ी का नाम इसने सेनोरिटा रखा था और नील को इसकी ये सेनोरिटा बहुत पसंद आई थी। विलियम के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर वो खुद को हवाओं में उड़ाता महसूस करता था। और इस वक्त भी वो विलियम के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था और सेनोरिटा अपनी पूरी तेज़ी से भाग रही थी। वो सही मायनों में डिफ़ॉल्ट पीस बन गया था और इसका पहला मकसद मिस्टर जोसेफ को सुलगाना होता था। इस रात नैन्सी रात के खाने पर नीचे नहीं आई थी। इसकी तबीयत ख़राब थी। यह सुनते ही विलियम ऊपर की जाने भागा। वह इसके कमरे में पहुंचा तो नैन्सी तकिए में मुंह दिए ऊंधे लेटी थी। नैन्सी, तुम ठीक हो? वो इसे पुकारते बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नैन्सी, वो इसने आगे बढ़कर तकिया खींच लिया। विलियम, जाओ यहाँ से, तंग मत करो। नैन्सी ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था। विलियम चौंक गया। क्या मतलब है तंग ना करूं? मुझे बताओ क्या हुआ है? इसने तकिया नैन्सी के सर पर मारा। वो उठ बैठी और इसका चेहरा देखकर विलियम साकत हो गया। वो शायद रो रही थी। आंखों उसके पपूटे सूजे हुए थे। तुम ठीक हो ना? वह इसके करीब बैठते बोला। कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा विलियम? सब चाहने के बावजूद ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? वो बेचैन हुआ। नैन्सी ने यूं ही बैठे बैठे आंखें मूंद ली। मुझे लगा था मैं इसे भूल गई हूँ। मुझे लगा सब ठीक हो गया है, पर देखो मैं नहीं भूली। कुछ ठीक नहीं हुआ। वो बोलती गई और विलियम साकत बैठा इसे सुनता गया। अहमद की कॉल आई थी। विलियम, वीडियो कॉल। वो अस्पताल में है। इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसकी हालत बुरी है। विलियम, वो इसे देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुद को धोखा दे रही हूँ थी। मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो वहीं खड़ी हूँ, देखो, खाली हाथ हूँ। मैं किसी ट्रांस में बोलती गई और विलियम सुन्न हो गया। तो क्या अहमद गया नहीं था? वो भूल गया था? वो इसे लगा था नैन्सी भी भूल गई होगी, पर शायद वो नहीं जानता था मोहब्बतें यूं आसानी से भुलाई नहीं जाती। वो यूं पीछा नहीं छोड़ती। इसे लगा था जैसे 3 माह गुजरे ही नहीं थे। वक्त वापस जा खड़ा हुआ। नैन्सी, विलियम ने हौले से पुकारा। मैं इसके साथ जीना चाहती हूँ विलियम। क्या मेरी यह ख्वाहिश बहुत बड़ी है? इसने आंखें खोलें। पल भर को दोनों की नजरें टकराई। बताओ ना विलियम, क्या ये नामुमकिन है? वो कहता है सब कुछ मुझ पर मुनहसर है, फिर मैं अपनी मोहब्बत को कैसे अपने हाथों से खो दूँ? वो आज सरापा सवाल थी और विलियम के पास कोई जवाब नहीं थे। सिर्फ किसी शख्स के लिए अपना मजहब तब्दील करना इसे नहीं पसंद था। और नैन्सी को क्या जवाब देता, जबकि नैन्सी जिन एहसासात से गुजर रही थी इसे बस वो समझ सकती थी। अहमद को अपनाने के लिए इसे बाकी सबको खोना पड़ता और वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि उससे किसे चुनना था। और ये मरहला बड़ा तकलीफ होता है जब इंसान को वो पसंदीदा लोगों में से किसी एक को चुनना पड़े। इसने तुम्हारा नंबर कैसे ढूंढा? देखते ही देखते विलियम के तासुरात तन गए। नैन्सी ने माइग्रेशन करवा ली थी, नंबर बदल लिया था, फिर वो शख्स का आखिर कहाँ से आ गया था मुझे नहीं पता। वो बस इतना कह पाई। विलियम ने उसका फ़ोन उठाया। नंबर बताओ मुझे। ये अहमद जो भी था पुरस्रार था। नैन्सी के पास इसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई डेटा नहीं था। पहला नंबर इसने नैन्सी से नहीं लिया था, क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता था। पर अब मामला अजीब हो गया था। आखिर इसने नैन्सी का नया नंबर कैसे ढूंढा था? विलियम को अब फिक्र हो रही थी। इसने नैन्सी के फ़ोन से नंबर लेकर अपने फ़ोन से मिलाया, पर वो बंद जा रहा था।
वो चीनी से कमरे में टहलने लगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। दिमाग घूम गया था। विलियम प्लीज़ हेल्प मी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने इसके बिना जीने की कोशिश की है, पर मुझे इसके बिना जीना नहीं आता। नैन्सी की बात पर विलियम का दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़ कर भींच दिया था। इसके चेहरे पर मुस्कान उभरी, ज़ख्मी मुस्कुराहट। खुद का मजाक उड़ाने वाली इसे लगता था वो नैन्सी हमेशा साथ रहेंगे, पर इसे अब पता चला था कि नैन्सी इसकी नहीं रही थी। वह गहरा सांस लेते इसके सामने आ बैठा, एक टांग बेड पर जमाए जबकि दूसरी नीचे लटक रही थी। तुम जानती हो ना नैन्सी, तुम क्या कह रही हो? या वो होगा या हम सब। तुम हमें छोड़ दोगी? वो इसे सवालिया नज़रों से देखता रहा। कत्थई आंखों में खौफ भी था, कहीं नैन्सी उसे चुन लिया तो। नैन्सी कई सानिये से देखती रही और फिर सर झुका गई। विलियम ने अपने दिल को रुकते महसूस किया। ओके ओके, मैं समझ गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ, आंखों में बेयकीनी थी। उनकी नहीं रही थी। नैन्सी ने किसी और की मोहब्बत को चुन लिया था। दिल की तकलीफ बढ़ती गई, चेहरे में भी अभी तक बेयकीनी थी और आंखों में इस्तेज़ा था। आई एम आउट, इसने दोनों हाथ खड़े कर दिया। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर आंखों में नमी उभरने लगी। विलियम, वो बेसाख्ता बेड से नीचे उतर गई। विलियम की हालत इसे ठीक नहीं लगी थी। नहीं नैन्सी नहीं, तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। तुम अब आज़ाद हो। विलियम ने तुम्हें आज़ाद किया, वो तेज़ी से कहता कमरे से बाहर निकल गया और नैन्सी खड़ी रह गई। वो जानती थी विलियम शिद्दत पसंद था। वो जिसे छोड़ देता था फिर इसके लिए पूरी दुनिया में जगह कम पड़ जाती थी। तो क्या वो इसे वाकई आज़ाद कर गया था? नैन्सी को अपना सर चकराता महसूस हुआ। इसने बेड पर बैठते बेसाख्ता अपने सर को थामा। वो इसकी खुशी के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार था। फिर ये सब क्यों हो रहा था? अहमद, आप मेरा कौन सा इम्तिहान लेने आए हैं? वो अब नम पल के लिए इसका नंबर मिला रही थी जो बन जा रहा था। विलियम अब ये इसे देखता नहीं था। नैन्सी बुलाने की कोशिश भी करती हो तो वो हाँ के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। इनकी नाराज़गी को सब ने महसूस किया था। नैन्सी के पूछने पर नैन्सी ने इन्हें विलियम की नाराज़गी का बताया, पर वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते थे। लेकिन विलियम अब इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। इसे दुख हुआ था इस बार सालों से इसके साथ रहती नैन्सी कैसे चंद महीनों में उन्हें छोड़ने का फ़ैसला कर सकती थी। विलियम की नज़रअंदाज़ी नैन्सी को तकलीफ पहुंचा रही थी। वह इससे बात करना चाहती थी, इसे कुछ समझाना चाहती थी, पर वह सुनने को तैयार नहीं था। इस रोज़ तेज़ बारिश थी। वो मरकज़ी दरवाजे से मुल्हका सीढ़ियों पर खड़ी थी। जब विलियम की गाड़ी आकर रुकी, नैन्सी चुकन्नी हो गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने सोच लिया वो आज इससे बात करके रहेगी। और अंदर नैनी बारिश के पकवान बना रही थी और निसा खुशी खुशी इनका हाथ बटा रही थी। विलियम गाड़ी खड़ी करने के बाद पैलेस की जानिब आया। चंद सीढ़ियाँ चढ़ता वो नैन्सी के पहलुओं से गुजरने लगा तो नैन्सी ने उसे कोहनी से पकड़कर रोक लिया। विलियम प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो रुहासी हुई। विलियम ने एक गहरा सांस लिया और अगले ही पल झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया। क्या चाहती हो नैन्सी? क्या करूं मैं अब तुम्हारे लिए? वो गुस्से से पलटा, आंखें शोले उगल रही थी जबकि बाल किसी हद तक बारिश में भीग चुके थे। हेल्प मी प्लीज़, नैन्सी ने इल्तिजा की। क्या हेल्प की? क्या हेल्प चाहिए तुम्हें अब मेरी? हाँ बोलो, क्या करूं तुम्हारे लिए? वो पहली बार इस पर चिल्लाया था। काली जैकेट पहने, कंधे पर बैग डाले, विलियम इस वक्त जाने कैसे खुद पर जब्त किए खड़ा था। आई एम सॉरी, वो बस इतना ही कह पाई थी। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। सॉरी माय फुट, तुम ऐसी नहीं थी नैन्सी। तुम फैसला करके कायम रहने वालों में से थी, लेकिन अब तुम दो कश्तियों के मुसाफिर बन रही हो। फैसला कर लो तुम्हें क्या चाहिए और तुम इस पर कायम रहो प्लीज़। वो गुस्से से कहता अंदर की जाने बढ़ा। ऐसे मत बोलो विलियम, मैं मर जाऊंगी। नैन्सी ने इसके कदमों में जंजीर डाली। वो रुक गया, फिर पलटा। इसके चेहरे पर बेयकीनी थी। तुम कौन हो? वो इसकी जाने बढ़ा और रैन सामने आकर खड़ा हुआ। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरी नैन्सी नहीं हो। इसे ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इतनी बुज़दिल नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? वो हौले से कहता उल्टे कदमों से इसके दूर होने लगा। फिर वो पलट गया। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। ताबड़तोड़ बारिश यूं ही बरसती रही और इसके साथ नैन्सी का दिल रोता रहा। विलियम ने पूरी कुव्वत से देव का मत दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। नैन्सी वहीं खड़ी रह गई। एक मोहब्बत इसका सब कुछ छीन रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। एक आखिरी कॉल,
एक आखिरी इल्तिजा, एक आखिरी दीदार, एक आखिरी रिश्ता, एक आखिरी सिसकी और फिर एक आखिरी रात। मौत किसी आखिरी ख्वाहिश को पनाह नहीं देती। यह हफ्ता अब बाद की बात थी। इस रात भी मौसम अबर आलूद था। मॉरीफील्ड में मौजूद रग्बी स्टेडियम इस वक्त आवाम की खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम में जलते बरकी कुमकुमों ने दिन का समा बांध दिया था। चारों जानिब से शोर उभर रहा था। आज स्टेडियम में स्कॉटलैंड की दो टीम आमने सामने थी। एक एडनबरा की टीम जिसमें विलियम था। पिछले एक हफ्ते से इनके मैचेस चल रहे थे। आज फाइनल था। फाइनल में विलियम की टीम पहुंच चुकी थी, जबकि दूसरी टीम ग्लासगो से आई थी। ये बेहतरीन मौका था इन सब के पास नेशनल टीम में जाने का। विलियम अपनी पूरी हिम्मत लगा रहा था। इसका जिस्म पसीने से शराबोर था। माथे पर बंधी पट्टी पर गिरते बाल और सुर्ख चेहरा लिए वो सिर्फ जीतने आया था। सामान में रखा फ़ोन कब से बज रहा था। नैन्सी का नंबर चकमक कर रहा था। नैन्सी इसकी नाराज़गी की वजह से मैच देखने भी नहीं आई थी और ये बात विलियम को गुस्सा दिला रही थी और वो इसका ये गुस्सा इसे मज़ीद जुनूनी बना रहा था। वो रग्बी को अपना जुनून बना चुका था। वो इसलिए अब जुनूनी बना खेल रहा था। जब ब्रेक टाइम हुआ तो वो अपने सामान तक आया। नैन्सी की कही गई कॉल थी। एक पल को वो इसे फ़ोन करने लगा, पर अगले ही पल इसके हाथ रुक गए। इसने जबड़े भींचते फ़ोन वापस रख दिया। बादल ज़ोर से गरजे और टप टप बारिश बरसने लगी। यह आखिरी राउंड था। वो दोनों टीमें अब तक स्कोर के मामले में बराबर चल रही थी। एक सीटी बजी और आखिरी राउंड शुरू हुआ। बॉल पकड़े विलियम की टीम के कुछ लड़के इधर उधर भागते दिखाई दिए। विलियम चौकन्ना खड़ा था। बाल नील के हाथ में था। विलियम, वो जोर से चिल्लाया। वक्त जैसे रुक गया। शोर करता स्टेडियम साकत हुआ। नील ने इसे पुकारते बॉल इसकी जानिब फेंका। टिप टिप गिरता पानी अब विलियम के बालों से भी टपक रहा था। गहरे सांस लेता विलियम उछला और इसने बॉल को थाम लिया। वक्त फिर से चल पड़ा। शोर की आवाज़ उभरी। अब वो बॉल को थामे भाग रहा था। कई खिलाड़ी इसे टकराए, लेकिन इसने ठान लिया था वो नहीं गिरेगा। वो सबसे टकराता, सबको गिराता आगे बढ़ रहा था। वो इन वो इन गोल एरिया में बढ़ रहा था। करीब था कि वो गोल कर देता। इसे गिरा लिया गया। वो सब इस पर झुक गए और वो इसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। विलियम ने अपनी पूरी कुव्वत लगाई और ज़ोर से चिल्लाया और सबको धकेलता हुआ दोबारा उठा और फिर से अगले ही लम्हे वो लंबी छलांग भरता मुंह के बल गोल एरिया में गिरा था। लोग मुंह खोले इसे देख रहे थे। फिर पल भर को शोर मध्यम हुआ और इसके गोल करते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा। एडनबरा टीम जीत चुकी थी। वो बॉल लिए उठ खड़ा हुआ। इसकी टीम इसकी जानिब बढ़ी। वो सब चिल्ला रहे थे। बारिश तेज हो गई। जीत का ऐलान हो चुका था। सब आकर विलियम से चिपक गए। गला फाड़ फाड़ कर हुटिंग की जा रही थी। वो खुश था, बहुत खुश। नील कुछ कह रहा था पर कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद वो अपने फ़ोन को लेने वापस अपने सामने की तरफ आया तो नैन्सी ने उसके एक वीडियो भेजा हुआ था। विलियम की भवें सुकड़ गई। इसने वीडियो खोला तो अगले ही पल इसे स्टेडियम तबाह होता महसूस हुआ। विलियम प्लीज़ हेल्प मी, मैं मर जाऊंगी विलियम। वीडियो वहाँ से नहीं था, वो जंगल में थी। इसने इनके फेवरेट स्पॉट पर वो खौफजदा थी। वो रो रही थी। विलियम ने बेसाख्ता चारों जानिब देखा। वक्त फिर से रुक गया था। इसकी टीम अब लाइन बनाए आगे बढ़ रही थी। उन्हें ट्रॉफी मिलनी थी। वो लड़खड़ा गया था। शोर साकत हुआ। कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अब स्लो मोशन में चला गया। इसने फिर से वीडियो चलाया। प्लीज़ हेल्प मी विलियम। वो इससे मुखातिब थी। कांच की मानंद कुछ टूटा और अगले ही पल विलियम ने खुद को भागते हुए पाया। बारिश तेज़ हो गई थी। विलियम, कहाँ जा रहे हो? नील ने से पुकारा। लोग इसे देख रहे थे पर विलियम को याद रहा तो इतना कि नैन्सी मुसीबत में थी। वो सरपट भाग रहा था। नील पहले से देखता रहा। फिर वो भी सब छोड़ छाड़ कर भागकर इसके पीछे लपका। 10 मिनट लगे थे इसे अपनी मखसूस जगह पर पहुंचने में। वहां पहुंचते ही वो मुंह के बल गिरा। नील इसके पीछे था। विलियम की आंखें हैरत और खौफ से फट गई थी। रात के इस पहर तेज बरसती बारिश जंगल में वासे सुनाई दे रही थी और वह फिर गिरा। फिर इसने उठने की कोशिश की पर अगले ही पल वो फिर से गिर गया। इसकी आंखें वहशत से फटी रह गई थीं। इसके ऐन सामने जहां इनके हिमोक लगे थे वहां पंजों के बल नैन्सी की लाश झूल रही थी। दरख्त के मोटे तने से बंधी रस्सी नैन्सी के गले में थी। इसकी गर्दन एक जानिब ढलकी हुई थी। नैन्सी जैसे ही वहां पहुंची वो नैन्सी को देखकर गिरते गिरते बचा। इसने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिए। वो बड़की कमकमे जो नैन्सी और विलियम ने वहां लगाए थे वो सब जल रहे थे। वो इनके दरमियान झूलती नैन्सी की लाश वहां से थी। नो नैन्सी! विलियम को जैसे ही होश आया वो तड़प कर इसकी जानिब भागा। इसने करीब जाकर नैन्सी के
लटकते जिस्म को थाम लिया। वो इसे टांगों से थामने सहारा देने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी नो, नैन्सी, वो बेतरह चिल्लाया था। इसकी हालत बिगड़ गई थी। ऐसा तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नील को जैसे होश आया वो जल्दी से आगे बढ़ा और नीचे गिरा मेज सीधा करके रखा। फिर तेजी से ऊपर चढ़ा और अब नैन्सी के गले से रस्सी को खोल रहा था। अगले चंद लम्हों में इसे नीचे उतार लिया गया। वो विलियम के बाजू में झूल गई। नील अब एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था। इसने साथ ही पुलिस को फ़ोन किया। नैन्सी प्लीज़ आंखें खोलो, प्लीज़ नैन्सी। वो अब इसका गाल थपथपा रहा था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो मुर्दा थी। वो मुर्दा ही लग रही थी। पिल्लियों तक आता वो सिल्क का स्लीवलेस गाउन इसका नाइट ड्रेस था जो गीला होकर जिस्म से चिपक गया था। इसके सुनहरी बालों से टपक रहा था पानी। नील ने विलियम के करीब बैठते नैन्सी की को छुआ। वो साकत थी, फिर गर्दन को छुआ। वो जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। विलियम, वो मर चुकी है। नील ने इसके कंधे पर हाथ रखा। न न नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने नैन्सी के मुर्दा वजूद को खुद में भींच लिया। नैन्सी नहीं मर सकती। वो चिल्लाया और फिर चिल्लाता चला गया। रात के इस पहर इसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा था। नील इसने कुछ फासले पर बैठ गया था। इसे बहुत बुरा धचका लगा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ गूंज उठी। वह नदी की जानिब रास्ता निकलता था, वहीं खड़ी थी। पुलिस आ गई, मिस्टर जोसेफ आ गए। विलियम, छोड़ दो उसे, वो मर चुकी है। वो नैन्सी को नहीं छोड़ रहा था। मिस्टर जोसेफ ने आगे बढ़कर इसे थामा। इसके दोनों बाजुओं ने से नैन्सी के मुर्दा वजूद को निकाल लिया था। वो अब इसे स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। विलियम, मिस्टर जोसेफ ने अपना कोट उतारकर इस पर डाल दिया। वो अब इसका गाल थपथपा रहे थे। डैड, नैन्सी, डैड, डैड, डैड। वो बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अल्फाज नहीं साथ दे रहे थे। नैन्सी की मौत मिस्टर जोसेफ के लिए भी तकलीफ दी थी। मिस्टर जोसेफ ने विलियम को खुद में भींच लिया। ये शायद पहली बार था जब मिस्टर जोसेफ ने इसे गले लगाया था। वो नहीं मर सकती डैड, ऐसे नहीं मर सकती। वो उसके कंधे से लगा बच्चों की तरह रो रहा था। वो हमारी नैन्सी है डैड, ऐसे नहीं मर सकती। विलियम की सारी तकलीफें जाग उठी थी। पंखे से झूलती माँ की लाश को वो आज तक नहीं भूला था। ये नैन्सी ने कैसा जख्म दिया था। ये तो नासूर बनने वाला था। मिस्टर जोसेफ, पोस्टमार्टम के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। अकब से इन्हें पुकारा गया। नील आगे बढ़ गया और इसने विलियम को थाम लिया। मिस्टर जोसेफ अब कुछ फासले पर खड़े पुलिस एहलकार से बातें कर रहे थे। वो नैन्सी का पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे बात मजीद फैले। पहले ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी कि जोसेफ पीटरसन की भांजी ने खुदकुशी कर ली। आर यू श्योर? हो सकता है ये कत्ल हो। आपकी भांजी पहले से यहाँ आकर खुदकुशी क्यों करेगी? पुलिस एहलकार तफ्तीशी अंदाज में बोला। मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे ये केस यहीं बंद करना है। मैं इसका वारिस हूँ और ये मेरा फैसला है। मिस्टर जोसेफ की बात पर पुलिस एहलकारों ने इस बात में सही लाया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पैलेस की जानिब रवां थी। विलियम अब मिस्टर जोसेफ की गाड़ी में सपाट चेहरा लिए बैठा था। बिल्कुल सपाट। इसका चेहरा लट्टे की मानी सफ़ेद था। वो नहीं जानता था आसपास क्या हो रहा था। इसके समाज सिर्फ नैन्सी के अल्फाज गूंज रहे थे। मैं मर जाऊंगी विलियम, प्लीज़ हेल्प मी। वो इसे सारी ज़िंदगी का पछतावा दे गई थी। जिस पैलेस में वो ट्रॉफ़ी लाने वाला था, इस पैलेस में वो नैन्सी की लाश के साथ दाखिल हुआ था। कई गाड़ियां आगे पीछे जोसेफ पैलेस आकर रुकी थी, जहां रोशनियों का एक जहां उमड़ाया था। हाथ में माइक और कैमरा थामे मीडिया वाले वहां मौजूद थे। रिपोर्टिंग की जा रही थी। धड़ाधड़ तस्वीरें बन रही थीं। पुलिस की कसीर नफरी मौजूद थी। मीडिया को पैलेस से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। जोसेफ पीटरसन शहर की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत थे। इनके घर ये हादसा हुआ था और ये अगले कई दिन हेडलाइन बनने वाली थी। विलियम को जिस कदर कैमरे की फ्लैश लाइट से नफरत थी, इस वक्त इतने ही कैमरे इसके जद में था। नैन्सी को एम्बुलेंस से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला गया और फिर इसे पैलेस के अंदर ले जाया गया। विलियम होश में हाओ। इसे बुत बने देखकर नील ने पुकारा। वो इसे अंदर ले जा रहा था। मिस्टर जोसेफ से सेक्रेटरी आ गए थे। नैनी और निसार स्ट्रेचर पर पड़ी नैन्सी की लाश देखकर फूट फूट कर रो दी थी। वो 22 साल लड़की यूं छोड़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। विलियम तो किसी सन्नाटे में कैद होकर रह गया था। वक्त कैसे गुजरा कुछ पता न चला। अगले दिन नैन्सी की आखिरी रसूमात अदा की गई। लकड़ी के ताबूत में रखा इसका मुर्दा वजूद, जो मुर्दा नहीं लग रहा था। यूं लगता था जैसे वो अभी उठ जाएगी। जॉर्ज भी वापस आ चुका था। बारिश में ही इसकी आखिरी रसूमात अदा हुई। कैसी लग रही हूँ मैं? नैन्सी का ताबूत अब कब्र में रखा जा रहा था। स्याह कपड़े पहने सब लोग स्याह छाते पकड़े खड़े थे। विलियम भीग गया था। जॉर्ज इसे बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर इसे कोई परवाह नहीं थी। अकब से उभरती आवाज़ पर विलियम ने रुख मोड़कर देखा। सफ़ेद गाउन पहने वो इसके करीब ही खड़ी थी। देखो, मैं अपनी आखिरी लम्हों में भी हसीन लग रही हूँ ना? वह हैरत से आंखें फाड़े से देखे गया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी? वो चेहरा उठाए इसे ही देख रही थी। ब्लॉन्डेड बालों वाली नैन्सी अब इसके साथ खड़ी थी।
इसे हेलुसिनेशन होते थे। हर बुरा हादसा इसे इस बीमारी के करीब कर देता था और एक बार फिर से इस बीमारी का आगाज़ हो चुका था। एक तरफ नैन्सी की कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी और दूसरी तरफ वो इसके सामने मुजस्सम थी, कई कैमरेज के मंजर को कैद कर रहे थे। कुदरती बात है, जब इंसान के साथ कोई हादसा होता है तो वो पहले कई दिन सदमे में गुजारता है। विलियम भी सदमे में था। पहले 15 दिन वो कमरे से नहीं निकलता तो नैन्सी की कब्र पर चला जाता। इससे रुकबी से नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से वो नैन्सी का फ़ोन नहीं उठा पाया था। इससे खुद से नफरत हो गई थी। इसने नैन्सी को अकेले छोड़ दिया था। वो जोसेफ पैलेस पर मौत जैसी खामोशी छा गई थी। नैनी टूट गई थी, जबकि निसा खौफजदा थी। जॉर्ज वापस जा चुका था। मिस्टर जोसेफ खामोश थे। नैनी नैन्सी की मौत की वजह से इन पर कई सवाल, कई उंगलियां उठी थी। कोई से खुदकुशी कह रहा था तो कोई से कत्ल। जितने मुंह उतनी बातें। और मिस्टर जोसेफ ने इस सिलसिले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। मीडिया इनके बयान का इंतज़ार कर रहा था। इस वक्त वो स्टडी रूम में थे जब विलियम कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। इसने इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा था। वो आज दिन में नैन्सी की भेजी वीडियो दोबारा देख रहा था जब इसे नैन्सी के मोबाइल का ख्याल आया। इसने सबसे पहले जॉर्ज का फ़ोन किया। नैन्सी का मोबाइल तुम्हारे पास है? कौन सा मोबाइल? वो हैरान हुआ। इसके पास एक ही मोबाइल था जॉर्ज, फैक्ट्री नहीं थी। किस कदर चबा चबा कर कहा गया था। मुझे नहीं पता, इसने इसका मोबाइल नहीं देखा। शायद डैड के पास। वो इसकी बात पूरी सुनने बिना फ़ोन बंद कर चुका था। वो अब मिस्टर जोसेफ के सामने मौजूद था। नैन्सी का फ़ोन आपके पास है? किस कदर रूखे अंदाज से मैं पूछा गया था। मिस्टर जोसेफ ने खनकियों से इसे देखा। शिकनज़दा टी-शर्ट, बिखरे बाल और लुटा-पुटा सहूलिया। फिर इन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे विलियम आया तो अब सुलगा कर जाता। किस फ़ोन की बात कर रहे हो? इन्होंने अपनी झूलती कुर्सी को रोककर उल्टा सवाल किया। फॉर गॉड्स सेक डैड, नैन्सी के पास एक ही फ़ोन था, वही चाहिए मुझे। उसके कमरे में देखो। निसा से पूछो, मैं इसका फ़ोन क्यों लूँगा? इन्होंने नर्म से लहजे में जवाब दिया। वो जानते थे विलियम किन एहसासात से गुजर रहा था, इसलिए वो कोई सख्ती नहीं चाहते थे। फ़ोन इसके कमरे में कैसे होगा? फ़ोन तो वहीं था, जंगल में। इसने मरने से पहले वो बोलते बोलते रुक गया। होंठ व्यवस्थ हुए, सीने के मकाम पर जलन का एहसास हुआ। तकलीफ बढ़ गई। कितना मुश्किल था इसके लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इसने बेसाख्ता अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मिस्टर जोसेफ ने इसे गहरी नज़रों से देखते रहे। इसने मुझे कॉल्स की थी, इसने वीडियो भेजी थी, वो इसी जगह की थी, पर फ़ोन कैसे घर हो सकता है? वो उलझा हुआ था। मिस्टर जोसेफ की कुशादा पेशानी पर शिकने उभरी। लेकिन किसी को भी कोई फ़ोन नहीं मिला, पुलिस वालों को भी नहीं। वैसे भी ये केस मैं मुकम्मल तौर पर बंद करवा चुका हूँ। तुम क्या चाहते हो अब? मिस्टर जोसेफ के ठंडे लहजे पर विलियम ने अफसोस से इन्हें देखा। डैड, आप नैन्सी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जब से चिल्लाया, कत्थई आंखें लहू टपक रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था। वो दुनिया को आग लगा दे। जो उसने हमारे साथ किया वो क्या था? मिस्टर जोसेफ जख्मी थे। नैन्सी इसकी मौत ने इसके भी कई जख्म उधेड़ दिए थे, पर वो महसूस नहीं करवाना चाहते थे। डैड, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। विलियम ने दुहाई। मिस्टर जोसेफ कुर्सी से उठ खड़े हुए। पैन की जेबों में हाथ डालते वो विलियम के ऐन सामने आ खड़े हुए। अपनी स्याह आंखें विलियम की कत्थई आंखों में गाड़ दी। तो फिर ये बात मान लो कि मैंने उसका खून किया है, क्योंकि तीसरा ऑपरेशन नहीं बचता तीसरा ऑप्शन नहीं बचता। वो खून जमा देने वाले सड़ लहजे में बोले। विलियम पल भर को साकत हुआ। उनके साख को जो नुकसान पहुंचा था ये वही जानते थे। अजीब व गरीब बातें बन रही थी। यहाँ तक कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि विलियम और नैन्सी एक दूसरे को पसंद करते हैं थे, और मिस्टर जोसेफ इनके रिश्ते के लिए नहीं माने। इसलिए नैन्सी ने खुदकुशी कर ली। अब वो कितनों का मुंह पकड़ते। मीडिया कई दिनों से जोसेफ पीटरसन पर खबरें छापकर कमाई कर रहा था। विलियम लब खींचे इन्हें देखता रहा और फिर पलट गया। इसने नैनी और निसाह से फ़ोन का पूछा। इसने नील से पूछा। इसे भी वहाँ कोई फ़ोन नहीं मिला था। पर वो पुलिस स्टेशन गया। देखिए, हमें जाए वकुआ पर कुछ नहीं मिला। हमें मिस्टर जोसेफ ने केस वहीं बंद करने का कहा था। नैन्सी का तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। हम तो कुछ नहीं कह सकते। इसे वहाँ से भी साफ साफ जवाब मिला। अगर पोस्टमार्टम होता, केस की तहकीकात होती तो कुछ पता भी चलता। अगर फ़ोन किसी के पास भी नहीं था तो वो फ़ोन गया कहाँ? इसने अपना सर पीट लिया। कुछ देर बाद वो नील के सामने घर में बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, फ़ोन आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। वो हाथों में चेहरा गिराए बैठा था। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा हादसा है विलियम, पर इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। नैन्सी इस वक्त
जिन हालात से गुजर रही थी शायद वो किसी एक का इंतखाब नहीं कर पाई, इसलिए नील ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। मेरा दिल नहीं मानता नील, नैन्सी ऐसी लड़की नहीं थी जो खुदकुशी कर ले फिर वो मुझे वीडियो भेज दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सर में दर्द की तीसें उठ रही थी। नील इसे तासुब से देख रहा था। इसकी पढ़ाई, इसका रग्बी सब बीच में ही रह गया था। नैन्सी इसे तोड़ फोड़ गई थी। कई लम्हे खामोशी की नज़र हुए, फिर वो विलियम चौंक कर सीधा होकर बैठा। अब वो अपने फ़ोन में एक नंबर ढूंढ रहा था, वही नंबर जो इसने नैन्सी के फ़ोन से लिया था, जो बकौल नैन्सी के अहमद का नंबर था। वो अब नंबर मिला रहा था जो बन जा रहा था। वो अब कमरे में दाएं बाएं चक्कर लगाने लगा, मुझे इस नंबर का डेटा निकलवाना है। फिर इसकी परेड रुक गई। वो नील की तरफ मतवज्जा हुआ। मैं जानता हूँ ऐसे लड़के को वो हमारी मदद कर सकता है। कुछ देर बाद विलियम के सनोरेटा में बैठे इस लड़के से मिलने जा रहे थे। घंटे बाद इन्हें जो डेटा मिला वो एक 60 साला आदमी का था। इसका पता लेकर वो अब इसके घर जा रहे थे। ये कस्बे का पता था जहां वो शख्स अपने छोटे से घर के मुल्हका लॉन में लगे पौधों को पानी दे रहा था। विलियम गाड़ी से निकलता ऐसी की जानिब बढ़ा। मिस्टर पीटर, आप ही हैं? वो अब अपने सामने खड़े आदमी से सवाल कर रहा था। जी। इसके जवाब देने की देर थी कि विलियम ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। वो आदमी इस इब्तदात पर घबरा गया कि कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो वहशत ज़दा सा बोला। नील लपक कर विलियम की जानिब बढ़ा और इसने इस आदमी का गिरेबान छुड़ाया। नील जानता था विलियम बारूद की तरह कहीं भी फट सकता है, इसलिए इसने खुद ही अपना मोबाइल इस आदमी के सामने किया। ये तुम्हारा नंबर है? हाँ, ये मेरा नंबर है। आदमी ने अपना सांस बहाल करते जवाब दिया। इसकी हाँ पर विलियम इसकी जानिब मारने को लपका, जबकि नील ने इसके रास्ते में हायल होते इसे रोका। पानी का पाइप इस आदमी के हाथ से छूटकर गिर गया था। ये बंद क्यों है? क्या तुम किसी नैन्सी को जानते हो? मेरा फ़ोन अस्पताल में चोरी हो गया था। मैंने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। अस्पताल में मुझसे साथ वाले मरीज़ ने मांगा था, मैंने दे दिया, पर वो वापस ही नहीं आया। वो विलियम को देखते खौफजदा सा कहता गया। इसकी बात सुनकर नील ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तकलीफ के लिए माजरत। नील अब विलियम को खींचते गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। क्या हो गया है तुम्हें विलियम? तुम ऐसे तो नहीं थे। रिलैक्स रहो, जोर से काम लोगे तो कभी जान नहीं पाओगे कि हकीकत क्या है, इसलिए थोड़ा सब्र करो। मुनील, जिसे विलियम बुद्धू कहता था, इस वक्त समझदार लग रहा था। गाड़ी में बैठकर इसने सीट से पुश टिका दी, आंखें मूंद ली। वो जो भी है बहुत शातिर है नील, इसने ये सब प्लानिंग से किया है। इसने नैन्सी को हमसे छीन लिया। वो यूं ही बंद आंखों से बोलता गया, चेहरे पर अब कर्व वाज़ेह था। नील नहीं जानता था कि इसका जहन किस रुख पर बह रहा था और वो क्या सोच रहा था, पर कुछ तो था इसे परेशान कर रहा था। जब तक वो जान न लेता यूं ही भटकता रहता। एक गहरा सांस लेकर इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नैन्सी की मौत के बाद विलियम पहले वाला अब विलियम नहीं रहा था। वो बदल गया था, पहले से ज़्यादा खामोश हो गया था। वो नैन्सी को नहीं भूल पाया था क्योंकि वो उसके साथ ही रहती थी। अक्सर रात को इसकी आंख खुलती तो वह खिड़की के करीब रखे सोफे पर बैठी होती, अक्सर कफन में लिपटी होती, तो कभी इसी गाउन में जिसमें वो मरी थी। कभी वो मिट्टी से लथड़ी हुई तो कभी कीचड़ में। कभी कभी इसके जिस्म से पानी टपक रहा होता, जैसे मौत के वक्त इसे उतारा गया तो इसके जिस्म से बारिश का पानी टपक रहा था। पहले तो वो खौफजदा होता, फिर इसे आदत हो गई। वो कभी कभी बहुत चिल्लाती, कभी गुस्सा निकालती, तो कभी इसके दुख दर्द के साथ ही बन जाती। वह इसके साथ रहने लगी थी। विलियम अब खामोशी से सब करना चाहता था। पहले वो लंदन गया, नैन्सी के कॉलेज से पता किया, पर वो साकत रह गया जब इसे पता चला कि वहाँ तो कोई प्रोफेसर अहमद था ही नहीं। एक उम्मीद थी, वो भी टूट गई। क्यों खुद को मेरे लिए ख्वार कर रहे हो विलियम? वो लंदन से वापस आ रहा था जब यूं ही कहीं भी वार वारद हो जाती थी। छोड़ो ये सब, अब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी जियो। वह जहाज़ में एक साथ वाली सीट पर बैठी थी, मुस्कुराती आंखें लिए इसे देख रही थी। वह सेबकार था विलियम, इसका मकसद मुझे तकलीफ़ पहुंचाना था। देखो, अब मैं सारी तकलीफ़ों से आज़ाद हूँ, तो फिर तुम क्यों खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे? माफ़ कर दो खुद को, आगे बढ़ जाओ। वो सीट से टेक लगाए नम आंखें लिए चेहरा मोड़े नैन्सी को देख रहा था। वो इसी सफ़ेद गाउन में थी जो हर वक्त लहराता रहता था, और इसके साथ ही नैन्सी के बाल भी यूं लगता था जैसे वो हर वक्त हवा में हो। मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता नैन्सी, कभी नहीं। इसने हौले से कहते अपनी आंखें मींच ली। एक आंसू कनपटी से फिसलता बालों की में जज्ब हो गया और वो चली गई। वो वापस आ गया। करने को कुछ नहीं था, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही थी। मिस्टर जोसेफ से दूरी मज़ीद बढ़ गई थी। वो इन्हें तकलीफ़ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। डिपार्टमेंट में चला जाता, कभी नहीं। मिस्टर जोसेफ परेशान थे। वो फिर भी अपनी तवज्जो साउंडर रिकॉर्डिंग की तरफ कर दी थी। इसे अब यही काम सुकून पहुंचाता था।
इसने इस तरह-तरह की कई मशीनें खरीदी और पूरे लगन से काम करने लगा। वो नेचर के करीब होने लगा और इसे ज़हनी सुकून मिला। नैन्सी कभी नहीं गई। हाँ, अलबत्ता दर्द में कमी आ गई थी। 1 साल लगा इसे ये सब इन सब से निकलने में। नील इस दौरान इसके साथ ही रहा। इस अरसे में विलियम कई ममालिक गया, एक सियाह के तौर पर, लेकिन इसने रिकॉर्डिंग का काम जारी रखा। वो अपने अकाउंट पर इन रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करने लगा। वो चेहरा सामने नहीं लाता था, पर इसका काम जल्द मशहूर हो गया। लोग इसे जानने लगे थे। इसके फॉलोवर्स बढ़ते गए। मिस्टर जोसेफ ने जब इसे अजीबो-गरीब मशीनों पर पैसा लगाते देखा तो इसकी पॉकेट मनी बंद कर दी। इसके अकाउंट फ्रीज करवा दिए क्योंकि इसने जोसेफ पैलेस के एक कमरे को अजीबो-गरीब मशीनों से भर दिया था। मुल्कों मुल्कों की सियासत में इसने मिस्टर जोसेफ का पैसा पानी की तरह बहाया था। मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया आपने, वो इनके स्टूडियो पहुंच गया था। इसे एक मशीन खरीदनी थी जो काफ़ी महंगी थी। पहले पहल तो वो इसे मिली नहीं थी। जब इसे मिली तो वो खरीदने लगा तो इसका अकाउंट फ्रीज हो चुका था। वो सीधा इनके स्टूडियो आया। इसे अब कोई नहीं रोकता था। वो सीधा अंदर जा सकता था। हाँ मिस्टर जोसेफ ने एक लफ्जी जवाब दिया था। वजह? तेवरी चढ़ गई। जानते हो पिछले 1 साल में तुम कितना पैसा उड़ा चुके हो? कोई हिसाब किताब है? पढ़ाई तुम कर नहीं रहे, काम तुम करते नहीं करते। सियासत जैसे महंगे और रिकॉर्डिंग जैसे फजूल शौक तुम पाल कर बैठे हो। इससे पेट नहीं भरता विलियम, पैसा कमाना पड़ता है। ज़रा पूरे स्टूडियो का चक्कर लगाओ, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि लोग कैसे काम करते हैं और पैसा कैसे कमाया जाता है। सर्दोसपात लहजे में की गई मिस्टर जोसेफ की तकरीर पर वो लब भींचे खड़ा हुआ और फिर बिना कुछ कहे वापस पलट गया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, ऐन इसी लम्हे अंदर आते एक नाजुक वजूद से टकरा गया। एक नस्वानी चीख उभरी थी। सॉरी, ज़रा सी गर्दन मोड़कर कहा। वो एक लड़की थी जिससे टकरा कर गिर चुकी थी, जबकि विलियम ने रुकना गवारा नहीं किया। वो तेज तेज कदम उठाता दूर जाता रहा और वो लड़की हैरानी से इसे जाते देख रही थी। हाउ रूड, वो बड़बड़ाई। हाई हील्स में तो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई थी। इसे देखते ही आसपास काम करते कई वर्कर्स इसे उठाने के लिए इसे इसकी जानिब भागे, पर इसने पलट कर नहीं देखा जिसे वो देख रही थी। इस रात विलियम ने सेन्योरिटा को बेच दिया। जानता था मिस्टर जोसेफ इस पर बरहम होंगे, पर इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब पैसे कमाने के तरीके सोच रहा था। वो इसके लिए ज़रूरी था कि इसके पास वो सारा सामान होता जो इसे चाहिए था। फिर इसने साउंड रिकॉर्डिंग के से मुताल्लिक़ा सारा सामान ख़रीदा और फिर वो अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गया। मिस्टर जॉसेफ को जब पता चला इसने गाड़ी बेच दी तो वो मुठियाँ भींच कर रह गए। इसे अच्छी खासी सुनाई भी, पर वो परवाह किसको थी? इन्होंने इसके अकाउंट को रीएक्टिव करवा दिए। मुबादा वो कहीं जॉसेफ पैलेस समेत इन्हें भी ना बेच लें। अब वो कई कई दिन बल्कि महीनों गायब रहता। जो साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसे देखते हुए कई प्रोडक्शन कंपनियों ने अपनी फिल्मों और कमर्शल्स में इन आवाज़ों के इस्तेमाल के लिए इसे राब्ता किया। वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर रिकॉर्डिंग करता था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड बढ़ती गई। वो मुँह की कीमतों पर इसकी इन रिकॉर्डिंग्स को फ़रोख्त करने लगा। इसने बमुश्किल अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की। इस दौरान इसने नैनी से कई बार अपनी माँ के मुतालिक पूछा, क्या आपने मेरी मॉम से बात की है नैनी? वो कैसी थी? वो हालिया अफ्रीका से लौटा था। तकरीबन 2 साल होने वाले थे और इस दौरान इसके काम का एक नाम बन गया था। अब इसे मिस्टर जोसेफ के पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपना कमाता था। वो बहुत प्यारी थी विलियम, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। वो उनकी गोद में सर रखे लेटा था और नैनी इसके बालों में हाथ फेर रही थी। निसा एक जानिब बैठी और दोनों का प्यार देख रही थी। मैं इनकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। इसने पहली बार अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। आजकल इसे अपनी माँ का ख़्याल बहुत आने लगा था। इसे चंद साल पहले तहखाने से जो बॉक्स मिला था जिसमें इसकी और रफ़क की तस्वीर थी, इसके पीछे एक फ़ोन नंबर लिखा था और पाकिस्तान के किसी घर का पता। यकीनन वो इनके घर का पता होगा। विलियम ने कल रात इस नंबर पर फ़ोन किया था। हेलो, क्या आप औरंगज़ेब बोल रहे हैं? तुम कौन हो? दूसरी जानिब से पूछा गया। मैं विलियम हूँ, अफ़क जोसेफ का बेटा। डरते डरते अपना तारुफ़ करवाया गया। अफ़क हमारे लिए मर चुकी है। आइंदा यहाँ फ़ोन मत करना। दर्शदगी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। वो नहीं जानता था इसकी माँ के लिए अपने वालिदैन के साथ कैसे ताल्लुकात थे, पर इसे ये जानकर दुख हुआ इसे आजकल ये बातें परेशान कर रही थी। ऐसा सोचना भी मत विलियम, जोसेफ को पता चला कि तुम अपनी माँ के रिश्तेदारों से मिलना चाहते हो तो गज़ब हो जाएगा। वो तुम्हारे सभी कारनामे इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि तुम उनकी औलाद हो।
तुम गलत सोहबत में नहीं पड़े। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर कुछ हदूद हैं तुम्हारी। तुम्हें इनका ख्याल रखना है। तुम्हें इस बात का ज़िक्र भी कभी जोसेफ के सामने नहीं करना कि तुम ऐसा कुछ चाहते हो। विलियम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नैनी ने इसे प्यार से समझाया। विलियम खामोशी से सुनता गया, पर अपने जहन में एक और दौरे का इरादा कर चुका था। इसका अगला दौरा पाकिस्तान का था, और फिर वो सब ही किया जो अपने बाप के गुस्से का सोचकर पीछे हट जाए। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।